हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट आईएएस पीसीएस। हमारे आज के लेक्चर में मैं आपको एंशियंट एंड मेडिवल हिस्ट्री से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की ट्रिक्स बताकर उन टॉपिक्स को याद करवाऊंगा। एक बार फिर से बता दूं, इस लेक्चर में हम पूरी हिस्ट्री कवर नहीं करने वाले हैं, बल्कि हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ट्रिक्स के थ्रू याद करने की कोशिश करेंगे। आप इस पूरे लेक्चर को देखो, साथ साथ कॉपी और पेन लेकर बैठो ताकि आप खुद के रनिंग नोट्स भी बना सको और इससे आपका फोकस भी बना रहेगा। एंड फोकस इज द की, राइट। एट द एंड ऑफ द लेक्चर अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ टॉपिक्स ऐसे रह गए हैं जो आपको याद नहीं होते और इस लेक्चर में वो टॉपिक्स कवर नहीं हो पाए हैं, देन यू कैन टेल अस इन द कमेंट सेक्शन। वी विल ट्राई टू कवर अप दोज टॉपिक्स वेरी सून। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले बात करेंगे वैदिक लिटरेचर के बारे में। देखो, ये तो सबको पता है कि 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अब इन चारों वेदों में ना 4 पार्ट होते हैं। इन चारों के 4 पार्ट होते हैं। संहिता होती है, इसमें ब्रह्मनाद होते हैं, अरण्यकाज होते हैं और उपनिषद होते हैं। तो ये जानना भी ज़रूरी है आपके लिए कि इनका मतलब क्या होता है। ठीक है, जस्ट इनकेस एग्जाम में मैच द कॉलम करने में आ जाएगा कि संहिता क्या होता है, ब्रह्मनाद क्या होता है, तो आपको आना चाहिए, एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो जो संहिताज होते हैं ये हर वेद में होते हैं, ये नहीं कि सब सामवेद में होते हैं, हर वेद में ये चारों पाए जाते हैं, राइट। तो जो संहिताज होते हैं, दे आर द कलेक्शन ऑफ सीक्रेट हिम्स कंपोज्ड इन द फॉर्म ऑफ वर्सेस। ठीक है, संहिताज मतलब, हिम्स मतलब एक तरह से भजन कह सकते हो आप। भजन होते हैं ना, एक तरह के भजन है ये, इन फॉर्म्स ऑफ वर्सेस। वर्सेस यानी कि राइमिंग तरीके से, राइमिंग करे हुए भजन है, राइट। संहिताज में इनका कलेक्शन दिया हुआ है, तो ये याद रखना संहिताज के बारे में, कलेक्शन ऑफ भजन इन द राइमिंग मैनर, ऐसे करके याद रखो इजी लैंग्वेज में। ठीक है, ब्रह्मनास क्या होते हैं? ब्रह्मनास जो होते हैं वो सैक्रिफिशियल जो रिचुअल्स होते हैं यज्ञ वगैरह परफॉर्म करने का, उनका क्या तरीका होता है वो बताया गया है, डिटेल बताई गई है। ठीक है, और ये किस फॉर्म में होते हैं? ये प्रोज फॉर्म में होते हैं। प्रोज फॉर्म का मतलब जो पोइटिक फॉर्म में नहीं होता है। ठीक है, पोइटिक फॉर्म में नहीं होगा, जैसे ये राइमिंग फॉर्म में था ना, वर्सेस में था। ब्रह्मनाथ जो है वो प्रोज में है। प्रोज मतलब पोइटिक फॉर्म में नहीं है वो। ठीक है, क्योंकि आपको रिचुअल्स के डिटेल दी गई हैं तो वो पोइटिक फॉर्म में क्यों रहेगा, राइट। नेक्स्ट इज अरेनेकाज, इनको फॉरेस्ट बुक्स भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें कुछ मंत्र वगैरह होते हैं, कुछ फॉर्मूले वगैरह होते हैं जो कि ब्रह्मनास को सप्लीमेंट करने के लिए बनाए जाते हैं। अब ऑब्वियसली आप देखो, अगर कोई आप रिचुअल कर रहे हो तो आपको कुछ मंत्र पढ़ने पड़ेंगे, तो इसलिए ब्रह्मनास को सप्लीमेंट करने के लिए अरेनेकाज, राइट। और लास्ट है उपनिषद्स। उपनिषद जो हैं, ये ज़्यादातर उपनिषद जो हैं वो इसी अरण्यकाश के लास्ट चैप्टर में दिए होते हैं। ठीक है, सारे उपनिषद नहीं मगर ज़्यादातर अरण्यकाश के लास्ट चैप्टर में दिए हुए होते हैं। ये भी एक तरह की फिलोसफिकल नॉलेज है, ठीक है, जो कि वेदास के बारे में ही होती है और आपकी नॉलेज के डेप्थ को बढ़ाने का काम करते हैं उपनिषद। बस इतना बेसिक सा, इन चारों का नाम एक बार याद रखना आप। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे वेदांगास की। ये वेदांग होते क्या हैं? एक्चुअली ये 6 ऐसे डिसिप्लिन हैं वेदांगास, जो कि आपके वेदास को समझने में, उसकी अंडरस्टैंडिंग में आपकी हेल्प करते हैं। ठीक है, वेदास की अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करते हैं वेदांगास। ये 6 ऐसे डिसिप्लिन हैं। ठीक है, वेदास को अगर स्टडी करना है तो ये 6 चीज़ें आपको आनी चाहिए। क्या हैं वो चीज़ें? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। शिक्षा मतलब फोनेटिक्स, राइट, बेसिक साउंड्स जो होते हैं। कल्प मतलब रिचुअल्स। व्याकरण मतलब ग्रामर। निरुक्त का मतलब क्या है? एटाइमोलॉजी, मतलब कोई अगर वर्ड है, कोई वर्ड है, वो स्टार्टिंग में वो वर्ड कैसे बना और चेंज होते होते वो वर्ड आज कैसे हो गया है, उसको इटाइमोलॉजी बोलते हैं। तो उसकी नॉलेज को बोलते हैं इरुक्ता, निरुक्ता, राइट। नेक्स्ट इज छंद। छंद मतलब मीटर। मीटर मतलब नापना, किस चीज़ को नापना? कोई राइमिंग पैटर्न है वेदास में, ठीक है, कोई राइमिंग पैटर्न है, उसको किस तरह से उसका उच्चारण करना है, कुछ कुछ लंबे में ऐसे बोलना है, ऐसे करके ना, तो उसके मीटर को नापना कि कौन से चीज़ का उच्चारण कितना लंबा और कितना छोटा करना है, किस राइमिंग पैटर्न को कितना बड़ा और कितना छोटा करना है, उसको नापने का काम होता है छंद का। ठीक है, और ज्योतिष तो पता ही है कि एस्ट्रोनॉमी। तो ये 6 वेदांगाज हैं। ठीक है, अब इन वेदांगों के ऑथर भी होंगे कुछ। इन ऑथर के नाम याद कैसे रखोगे, इसके ट्रिक्स हम देखेंगे। ठीक है, तो शिक्षा के ऑथर थे वामाज्या। कैसे याद रखोगे वामाज्या का नाम? शिक्षा हमेशा मज़े मज़े में लेनी चाहिए, ताकि शिक्षा से आपको जो चीज़ पढ़ रहे हो याद हो जाए। जैसे मैं आपको मज़े मज़े में पढ़ा रहा हूँ, राइट, तो शिक्षा लो बट मज़े मज़े में लो, तब ज़्यादा मज़ा आएगा, राइट। तो शिक्षा
मज़े मज़े में, ऐसे करके वामाज्य, ऐसे कुछ हल्की सी ट्रिक बना लिया करो, ताकि आपको ना बस ये चीज़ें एग्जाम में ये वर्ड देखते ही याद आ जाए कि ये तो शिक्षा का है। माज्य है मतलब शिक्षा, शिक्षा माज्य, ठीक है, मजे मजे ऐसे करके। कल्प, गौतम, कैसे याद रखोगे? गौतम बुद्ध ने किसी वृक्ष के नीचे ही तो तपस्या की थी, तो कल्प वृक्ष के नीचे की थी, ऐसे याद रख लो, ठीक है। कल्प वृक्ष गौतम बुद्ध, उसके नीचे बैठ के तपस्या कर रहा है, ऐसे करके याद कर लो, मन में इमेज बना लो। पनिनी, व्याकरण, ठीक है, पनिनी ने क्या लिखा? व्याकरण। अब अगर कोई आपको व्याकरण पढ़ने को बोलता है कि व्याकरण पढ़ लो, तो यूजुअली लोगों को ग्रामर पढ़ना बहुत पसंद नहीं होता, तो आप क्या बोलते हो? नहीं 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 नहीं, अभी नहीं पढ़ूंगा, अभी नहीं पढ़ूंगा, नहीं नहीं, ठीक है, व्याकरण पढ़ लो, नहीं नहीं अभी नहीं पढ़ूंगा, ऐसे करके याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट इज निरुक्ता। निरुक्ता क्या है? यश का, कैसे याद रखोगे? बस यश का प्रीलिम्स कभी नहीं रुकता, ठीक है, यश का प्रीलिम्स कभी नहीं रुकता, बस ऐसे करके याद रख लो इसको, सिंपल सा। नेक्स्ट इज पिंगल। पिंगल ने क्या लिखा? छंद लिखा, कैसे याद रखोगे? बस आप तारीफ करते हो ना किसी की, जैसे चांद पिघलने लगा, चांद पिघल गया, ऐसे बोल दो, चांद पिघल गया, चांद ढल गया बोलते हो ना, बस चांद पिघल गया, चांद पिंगल, ठीक है, ऐसे याद रख लो बस। ज्योतिष लगाधा, ज्योतिष लगाधा कैसे याद रखोगे? आजकल क्या हो गया, ज्योतिष जो है आपके फ़ोन पे ही अवेलेबल हो गए हैं, ठीक है, फ़ोन पे ही अवेलेबल हुए हैं, जैसे एस्ट्रो टॉक जैसे ऐप आ गए हैं, राइट। तो क्या करते हो आप? ज्योतिष को कॉल लगा दो, ज्योतिष को कॉल लगा दो, ठीक है, ज्योतिष को कॉल लगा दो, बस ज्योतिष लगा दो, ऐसे करके याद रख लो इसको, ठीक है। तो आई होप ये सारी ट्रिक्स आपको इस तरह से समझ आ गई होंगी। पॉज करके रिवाइंड करके फिर से सुन लेना, नहीं याद हो, ठीक है, और इसको नोट्स बना लो फटाफट। नेक्स्ट हम देखेंगे ये जो वेदास है ना, ये जो वेदास दिए हुए हैं, इनके बारे में आपको ये इतना ज़्यादा तो याद नहीं कर पाओगे, याद करोगे भी तो एग्जाम प्रेशर में भूल जाओगे, तो इतना दिमाग का जोर मत डालो। आप एक काम करो, वेदास के उपवेद और प्रीस्ट ये तो याद ही कर लो एटलीस्ट, ठीक है, उपवेदास और प्रीस्ट याद कर लो, ठीक है। अब ये जो वेदास के उपवेद हैं पहले इनको देख लो, ठीक है। कैसे देखोगे? देखो ऋग्वेद क्या होता है? ऋग्वेद एक्चुअली कलेक्शन ऑफ प्रेयर्स होती है, ठीक है, कलेक्शन ऑफ प्रेयर्स, ठीक है। तो कलेक्शन ऑफ प्रेयर्स अगर ऋग्वेद होती है, किसकी प्रेयर करते हैं ये लोग? इंद्र की, ठीक है, वरुण की, अग्नि की, इन सब की प्रेयर करते हैं ना ऋग्वेद में, तो ये कलेक्शन ऑफ प्रेयर्स है। तो अब किस बात की प्रेयर हो रहा है ऋग्वेद में लोग? कि हमारी आयु लंबी हो, आयु लंबी होने की प्रेयर हो रही है, राइट। तो आयुर्वेद, ऋग्वेद में प्रेयर क्या चल रही है? कि आयु लंबी हो, तो आयुर्वेद, ठीक है। तो आयु लंबी होती, आयु लंबी होती, ऐसा प्रेयर कर रहा है, तो होती से होत्रा याद रखना, ठीक है, या आयु लंबी हो जाए, होत्रा, बस ऐसे आयुर्वेद और होत्रा को कनेक्ट कर लेना है आपको, ठीक है, आयु लंबी हो जाए, बस। तो वेद भी याद हो गया और प्रीस्ट भी याद हो गया, राइट। आयु लंबी होती या होता, ऐसे करके कुछ भी बना के अपना याद कर लो। ऋग्वेद में प्रेयर हो रही है, प्रेयर किस चीज़ की हो रही है? आयु लंबी होती, बस। होत्रा और आयुर्वेदा ये दोनों याद हो गए ना। ऐसे ही सामवेद क्या है? सामवेद म्यूज़िक का है मेनली, ठीक है, म्यूज़िक की बातें होती हैं इसमें। ये ओल्डेस्ट टेक्स्ट ऑन इंडियन म्यूज़िक है, सामवेद इज़ द ओल्डेस्ट टेक्स्ट ऑन इंडियन म्यूज़िक। इंडियन म्यूज़िक पे इससे पुराना कोई टेक्स्ट नहीं है सामवेद से पुराना। तो इसमें याद रखो, अगर ये म्यूज़िक का है सामवेद, तो मतलब सामवेद समा बांध देता होगा। क्या करता है? समा बांध देता होगा। कहते हैं ना सामवेद म्यूज़िक चल रहा है, समा बांध दिया है, तो समा अगर म्यूज़िक कहीं चल रहा है, समा में क्या हो गया? सुगंध ही सुगंध फैल गई है, सुगंध फैल गई है, क्योंकि समा बन चुका है, एक अजीब सी महक है म्यूज़िक की वजह से, ठीक है, सुगंध फैल गई है, सुगंध फैल गई है, और लोगों के अधरों पे संगीत, संगीत है, अधर पे संगीत है, मतलब होठों पे संगीत चल रहा है सबके, क्योंकि गीत, गीत की बात हो रही है ना, सामवेद की बात, तो संगीत चल रहा है, अधरों पे संगीत है, और समा में अलग सी सुगंध आ गई है, समा में सुगंध है, अधरों पे संगीत है, सामवेद, समझ गए ना, समा में सुगंध है, अधरों पे संगीत है, बस ऐसे करके इसको याद रख लेना। नेक्स्ट इज यजुर्वेद। यजुर्वेद में आपको कुछ रिचुअल्स और यजना वगैरह बताए जाते हैं करना, ठीक है, यजना, रिचुअल्स, सैक्रिफाइसेस, ये सब चीज़ें यजुर्वेद में बताई जाती हैं। तो यजुर्वेद, यजुर्वेद में अगर आप रिचुअल कर रहे हो, मतलब आप वॉर पे जा रहे हो, वॉर पे जाओगे तो आप धनुष लेकर जाओगे ना। यूजली जो लोग यज्ञ यज्ञ वगैरह परफॉर्म करते थे वो राजा ही होते थे, ठीक है, उससे युद्ध पे जाने से पहले यज्ञ यज्ञ परफॉर्म करते थे, राइट। तो यज्ञ, अगर आप युद्ध पे जा रहे हो तो आप धनुष लेकर जाओगे, तो धनुर्वेद, ठीक है, और धनुष लेकर जाओगे तो तीर मारोगे, तीर उसमें से उड़ जाएगा। तीर क्या होता है? उड़ जाता है ना, उड़ा उड़ा के तीर मारते हैं, तो तीर उड़ा उड़ा के मारेंगे धनुष में से, धनुष में से तीर, तीर उड़ा उड़ा के मारेंगे, तो बस यजुर्वेद
धनुष, और उड़ा उड़ा के तीर मार रहा है। यज्ञ कब कर रहा है? युद्ध में जाने से पहले कर रहा है। फिर धनुष लेके तीर उड़ा उड़ा के मार रहा है। धनुर्वेद और उद्गाता। उपवेद और पृष्ठ ऐसे ऐसे करके याद कर लेना। इसको 2-3 बार सुनोगे ना, आपको अपने आप हमेशा के लिए याद हो जाएगा। एग्जाम में ऑप्शन देखोगे धनुर्वेद तो तुरंत आपको यजुर्वेद याद आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट चीज़ अथर्ववेद। अथर्ववेद में बात होती है चार्म्स की एंड स्पेल्स की। ठीक है, मैजिक, चार्म्स एंड स्पेल्स, इन सब की बात होती है। तो एक तरह की आर्ट है ना, किसी पे स्पेल करना, किसी पे चार्म फेंकना, स्पेल करना, वो एक तरह की आर्ट है। तो आर्ट को बोलते हैं शिल्प। शिल्प को मतलब वही होता है आर्ट। और आर्ट को आप अथर्व से भी आर्ट कर सकते हो, अगर वो नहीं याद रखना तो। ठीक है, आर्ट, अथर्व, शिल्प मतलब भी आर्ट, और अथर्व में भी आर्ट जैसा साउंड कर रहा है, राइट। तो ऐसे याद रखना, किसी पे स्पेल छोड़ना वो एक तरह की आर्ट है। और कैसी आर्ट है? एक किसी पे स्पेल अगर आप करते हो तो मतलब उसको आप भ्रम में डाल देते हो। किस में डालते हो? भ्रम में, राइट। चार्म और स्पेल अगर करोगे तो मतलब किसी को भ्रम में डाल के स्पेल करोगे, तो एक आर्ट, लोगों को भ्रम में डालने की आर्ट जो है अथर्ववेद में बताई गई है। बस शिल्प वेद और ब्रह्म, ये याद रखना। तो हमने सबके उपवेद और पृष्ठ फटाफट याद कर लिए, और हमने वेदांगाज याद कर लिए। इसको एक बार फिर से देख लेना अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ ऋग्वैदिक रिवर्स और उनके मॉडर्न नेम्स की, कि ऋग्वैदिक टाइम में उन रिवर का क्या नाम था और मॉडर्न टाइम में उन रिवर का क्या नाम है। ठीक है, तो कुछ तो है जो नाम से पता लग जाएगा, जैसे कुबू, कुर्रम। ठीक है, विपाशा, ब्यास, देखने ही पता लग रहा है, राइट। कुबा, काबुल, कन्फ्यूज मत होना, जिसमें यू है वो कुर्रम है और जिसमें लास्ट में आ है वो काबुल है। ठीक है, और देखो जैसे ये गोमती, गोमल, इजीली समझ आ जा रहा है, राइट। सुवास्तु, स्वात, इजीली समझ आ रहा है। शुतद्री, सतलज, ये इजीली समझ आ जा रही हैं। अब कुछ ऐसी हैं जिनमें दिक्कत होगी। सदा नीरा, गंडक, कैसे याद रखोगे? अगर कोई आदमी गंदा आदमी है तो कहते हैं सदा गंदा नहीं रहेगा। सदा गंदा नहीं रहेगा, कभी ना कभी सही हो जाएगा। तो कोई भी सदा के लिए गंदा नहीं रहता। सदा गंदा नीरा, ठीक है, गंदा सदा नीरा, कभी ना कभी सही हो जाएगा। ठीक है, वितास्ता, झेलम, अगर कोई आपको बहुत ज़्यादा झिलाएगा, ठीक है, जैसे अभी मैं आपको ट्रिक्स बना बना के झिला रहा हूँ, तो अगर कोई आपको बहुत ज़्यादा झिलाएगा तो आप कुछ टाइम बाद बोलोगे गुड बाय। गुड बाय को स्पेनिश में बोलते हैं हास्ता लविस्ता। ठीक है, आप हास्ता लविस्ता बोल के चले जाओगे, कोई आपको झिलाएगा तो। हास्ता लविस्ता मतलब वितास्ता, ऐसे करके याद रखना। झेलम, कोई झिला रहा है तो हास्ता लविस्ता मतलब बाय। ठीक है, नेक्स्ट इज दृष्टाद्वती। इसका मॉडर्न नेम है हाकरा रिवर। तो ये कैसे याद रखोगे दृष्टावती, हाकरा रिवर? देखो दृश्यम मूवी आपने देखी है? दृश्यम मूवी, उसमें अजय देवगन हीरो है। अजय देवगन क्यों नहीं पकड़ा जाता दृश्यम मूवी में? बिकॉज वो हाँ नहीं कर रहा है। उसने हाँ नहीं किया कि मैंने मर्डर किया है। ठीक है, हाँ, उसके खिलाफ सारे सबूत थे, बट हाँ नहीं कर रहा है वो कि मैंने मर्डर किया है। तो सारे पुलिस वाले बोलते तो हाँ क्यों नहीं कर रहा, हाँ क्यों नहीं कर रहा? तो दृश्यम हाँ नहीं कर रहा, ठीक है, हाँ कर रहा। तो वो याद रखना, हाँ करा दृश्यम मूवी। क्या अजय देवगन ने हाँ करा? नहीं, अभी नहीं करा, ऐसे करके याद रखना। नेक्स्ट इज घग्गर। घग्गर सरस्वती रिवर का नाम है। कैसे याद रखोगे? एक सुनील शेट्टी का गाना है ना, सरस्वती ये तेरा घर ये मेरा घर, तो ऐसे बस घग्गर, सरस्वती, ऐसे याद रखना। आस्किनी, चेनाब, ये कैसे याद रखोगे? अगर कोई आपको छेना की मिठाई देगा तो आप क्या बोलोगे? आस्क नी, जस्ट गिव, डोंट आस्क मी, आस्क नी, जस्ट गिव। ठीक है, कोई बार बार पूछे छेना की मिठाई खाओगे तो आप बोलोगे आस्क नी जस्ट गिव, तो आस्क नी फॉर छेना। ठीक है, ऐसे याद रखना। बाकी गोमती का गोमल तो समझ आ ही रहा है। पुरुषनी और रवि, कैसे याद रखोगे? किसी का नाम अगर रवि है तो ऑब्वियसली वो पुरुष ही होगा ना, बस रवि पुरुष, रवि पुरुष, ऐसे करके याद रख लेना। तो ये कुछ नाम एक बार देख लेना। ये ट्रिक्स थोड़ी सी सिली लगेंगी आपको, बट ट्रस्ट मी यही चीज़ें काम आती हैं एग्जाम में। ये जो सिली चीज़ें अभी आप दिमाग लगा रहे हो ना, यही चीज़ें ऑप्शन देख के आपको जब क्लिक करेंगी तो आप बहुत ज़्यादा बाकियों से आगे निकल जाओगे, क्योंकि इन चीज़ों का प्रेशर आपके माइंड पे नहीं रहेगा। और अगर आप सोच रहे हो कि यूपीएससी में फैक्ट्स नहीं आते इस तरह के, तो आप बहुत गलत हो, क्योंकि ये फैक्ट्स डायरेक्टली भले ना आए, बट ऑप्शंस को एलिमिनेट करने में यही फैक्ट्स, खास करके एंशिएंट और मेडिवल में यही फैक्ट्स आंसर्स को एलिमिनेट करने में, ऑप्शंस को कई बार बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी भी एक ऑप्शन में दिया हुआ फैक्ट पता है तो आप उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो कि नहीं है, ऐसा नहीं है। तो इस सेंस में इन फैक्ट्स को पढ़ो, ठीक है, कि इन फैक्ट्स को अगर आप याद रखोगे तो आपके ऑप्शंस एलिमिनेट ईजिली हो जाएंगे। इसलिए एंशिएंट और मेडिवल में फैक्ट्स रटना ज़रूरी होता है। सो लेट्स मूव अहेड। अब बात करते हैं कुछ बुद्धा से रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में। देखो बुद्धा की लाइफ के कुछ इवेंट्स हैं और उनके कुछ सिंबल्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। सबसे पहली बात तो उनका जब बर्थ हुआ उसका सिंबल है लोटस एंड बुल।
ठीक है। तो इसमें मेनली आप लोटस को याद रखो कि अगर कलयुग में बुद्धा जैसे इंसान का जन्म हो रहा है, एक तरह से कीचड़ में कमल ही खिला है ना। अगर बुद्धा जैसे भगवान जन्म ले रहे हैं कलयुग में, इट मीन्स कीचड़ में कमल खिल गया, तो लोटस उनका सिंबल रख दिया गया, राइट। ये भी कह सकते हो कि एक बुल जैसे वर्ड में लोटस का खिलना, तो दोनों याद हो जाएंगे, राइट। नेक्स्ट इज ग्रेट डिपार्चर। ग्रेट डिपार्चर मतलब जब बुद्धा ने अपना घर छोड़ दिया था, उसको बोलते हैं महाविनिष्क्रमण। तो हॉर्स उसका सिंबल है। तो ऐसे याद रख लो कि जब डिपार्चर किया बुद्धा ने अपने घर से, तो हॉर्स से बैठ के किया, बस सिंपल है। फर्स्ट सरमन जब उन्होंने दिया, जिसको धम्म चक्र परिवर्तन बोलते हैं, तो उसका सिंबल है बोधि ट्री एंड अ व्हील। बस बोधि ट्री के नीचे बैठ के ही फर्स्ट सरमन दिया उन्होंने, इसलिए याद रखना। और व्हील मतलब उन्होंने एक नया चक्र चलाया, शिक्षा का, ज्ञान देने का नया चक्र चला दिया। ऐसे दोनों नाम याद रखना। उनकी जब डेथ हुई, उसका सिंबल है स्तूपा, क्योंकि उनके डेथ के जो रिलिक्स वगैरह हैं वो स्तूपा के अंदर ही रखे जाते हैं। तो इसलिए ये चारों इजीली आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट हम जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लोग बहुत भूलते हैं इसको, और ये बहुत बड़ी हेडेक होती है कई लोगों के लिए, बुद्धिस्ट काउंसिल्स, उनका कहाँ पे वो काउंसिल है, उसके रूलर कौन से थे और उसके प्रेसिडेंट कौन से थे, ये सारी चीज़ें एक साथ यहीं पे याद कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, फिर देखेंगे सेकंड, फिर थर्ड और फिर फोर्थ। इसमें ईयर कैसे याद रखोगे, देखो ये सारे लगभग 100 साल के गैप पे हुए हैं। 483, 383, ये वाला आपका 283 में होना था, बट इट हैपन इन 250, ठीक है। उसके बाद वाला जो फोर्थ है वो बहुत लंबे टाइम के बाद, लगभग आपका काफ़ी 250-300 साल के बाद ये हुआ, 98 AD में जा कर के। तो याद रखना फर्स्ट के 2-3 हैं वो लगभग 100 साल के गैप पे हुआ, और लास्ट वाला काफ़ी ज़्यादा गैप के बाद हुआ, ठीक है। इस तरह से इनके ईयर आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट अब देखते हैं कि ये कैसे याद रखोगे, कि ये राजगृह में हुआ, अजातशत्रु थे और महाकश्यप है इसके प्रेसिडेंट थे, ये कैसे याद रखोगे। देखो एक्चुअली हुआ क्या कि जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल था, इसमें बुद्धा ने क्या किया, सिर्फ ट्रिक्स के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। ये जो स्टोरी बता रहा हूँ ये ट्रिक के लिए है, इसको आप रियल मत समझना। तो ये जो बुद्धा थे फर्स्ट काउंसिल में क्या किया, पता लगाया कि राज्य में शत्रु कौन कौन से हैं, कितने शत्रु हैं राज्य में। जितने शत्रु हैं सबकी पिटाई होगी, ठीक है, सबकी पिटाई होगी, राइट। और इतनी पिटाई अगर नहीं की तो एक दिन स्यापा हो जाएगा। शत्रुओं की पिटाई नहीं करी तो एक दिन क्या होगा, स्यापा हो जाएगा, राइट। समझ आ गया ट्रिक। बुद्धा ने क्या बोला, राज्य में कितने शत्रु हैं सबकी पिटाई करो वरना स्यापा हो जाएगा। बस राज्य मतलब राजगृह, शत्रु मतलब अजातशत्रु, पिटाई मतलब सूत पिता का और विनय पिता का कंपाइल किए गए थे फर्स्ट काउंसिल में, ठीक है। और स्यापा हो जाएगा मतलब महाकश्यपा इसके प्रेसिडेंट थे। इतना सा याद रखना है। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल वैशाली में हुआ, कालचोका रूलर थे उस टाइम पे और सबाकामी प्रेसिडेंट थे। कैसे याद रखोगे, सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल में बुद्धा ने क्या पता करना चाहा कि कौन कौन ऐश कर रहा है, कौन कौन ऐश कर रहा है और ऐश करके कलेश कर रहा है, क्योंकि जो ऐश करेगा वही कलेश करेगा, ठीक है। कलेश ऐसे कर रहा है कि पूरा बुद्धिज़्म ही डिवाइड हो जा रहा है, ठीक है। ऐसा कलेश हो रहा है कि पूरा बुद्धिज़्म ही डिवाइड हो जा रहा है, सबको कुछ ना कुछ कमी ही लग रही है बुद्धिज़्म में, इसीलिए सब डिवाइड हो जा रहे हैं आपस में, ठीक है। तो इस तरह से याद रखना, कौन कौन ऐश करके कलेश कर रहा है, कलेश ऐसा कर रहा है कि बुद्धिज़्म डिवाइड हो जा रहा है, और सबको कुछ ना कुछ कमी ही लग रही है बुद्धिज़्म में, इसलिए बुद्धिज़्म डिवाइड हो जा रहा है, ठीक है। कैसे याद रखोगे ये, वैशाली मतलब ऐश, कलेश मतलब कालाशोका रूलर थे। क्या हुआ इस काउंसिल में, संघ जो है डिवाइड हो गया, ठीक है, थेरावदा और महासंघिका में, ये याद रखना। और इसके प्रेसिडेंट से सबाकामी, यानी सबको कुछ ना कुछ कमी ही लग रही है, ठीक है। बस इतना सा आपको याद रखना है। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल पाटलिपुत्र, अशोक के पैट्रोनेज में हुआ, ठीक है। कैसे याद रखोगे, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में बुद्धा ने कहा पता करो ज़रा कौन कौन टल्ली होके घूम रहा है, ठीक है, कौन कौन टल्ली होके शोक मना रहा है। लोग जब टल्ली हो जाते हैं तो शोक हो, सैड हो जाते हैं ना, सैडनेस सेलिब्रेट करने लगते हैं टल्ली होने के बाद। तो बुद्धा ने कहा पता करो कौन कौन टल्ली होके शोक मना रहा है, ठीक है। उनकी भी पिटाई होगी, उनकी भी पिटाई होगी और उनकी धुनाई भी होगी, उनकी धुनाई भी होगी और पिटाई भी होगी जो टल्ली होके शोक मना रहे हैं, ठीक है। ढल्ली होकर शोक मनाओगे तो क्या होगा, आपकी धुनाई भी होगी और पिटाई भी होगी, मतलब अभिधम्म पिताका, ठीक है। ऐसे करके याद रखना। और धुनाई और पिटाई के साथ साथ आपको गाली भी पड़ेगी, क्योंकि आप टल्ली हो गए हो ना, तो टल्लियों को गाली भी दी जाती है। तो बस मोगालीपुत्र तीसा, ठीक है, अभिधम्म पिताका, पाटलिपुत्र और अशोक, इस तरह से ये थर्ड वाला याद रख लेना। बाकी फोर्थ वाला तो बहुत ईजी है, सबको याद ही होता है, इसकी कोई ट्रिक नहीं है। ये इसको आपको कश्मीर में हुआ,
कनिष्क इसके रूलर थे और वासुमित्रा इसके प्रेसिडेंट थे। फोर्थ वाला आपको याद करना है। ये तीनों बिहार में हुए थे, याद रखना, ये तीनों बिहार में हुए थे। फोर्थ वाला कश्मीर में हुआ था, बिल्कुल नॉर्थ में जाके, ठीक है। इसके रूलर कनिष्क थे और प्रेसिडेंट इसके वासुमित्रा थे। तो आई होप ये चारों कॉन्सेप्ट्स अब आपको कभी नहीं भूलेंगे, एक बार और अच्छे से ट्रिक्स की देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देख लो कुछ सेक्ट्स ऑफ बुद्धिज्म। एक्चुअली एग्जाम में क्या होता है कि यूपीएससी कोई भी एक सेक्ट का नाम दे देगा और बस ये लिख देगा कि ये हिंदुज़म से रिलेटेड है, बुद्धिज़्म से रिलेटेड है, जैनिज़्म से रिलेटेड है या किससे रिलेटेड है। तो आपको पहचानने होते हैं कि ये बुद्धिज़्म से रिलेटेड है या जैनिज़्म से रिलेटेड। तो फिलहाल हम बुद्धिज़्म और जैनिज़्म का तो देखेंगे ही आज कि इनके सेक्ट्स को पहचानना कैसे है। देखो बुद्धिज़्म के सेक्ट्स को पहचानने की खास बात ये है, इनके लास्ट में हमेशा आ साउंड ज़रूर आता है, ठीक है। का, दा, का, ठीक है, का, आ, या हिनायना, महायाना, वज्रयाना, ऐसे आप कोई भी देखोगे ना आ आएगा। एक आध छोड़ दो, अगर तेरावादिन, सहस्रवादिन, इनको छोड़ दो, बाकी सब में देखोगे तो आ आएगा एंड में, ठीक है। अभी आपको जैन वाले भी दिखाऊंगा आगे जब जैनिज्म पढ़ेंगे तो उसमें देखना ऐसा नहीं होता, उसमें एक आध को छोड़ के बाकी सबके पंथी वंथी ऐसे करके। तो इस तरह से सेक्ट्स को आइडेंटिफाई किया करो। ये सारे तो याद रख नहीं पाओगे और क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। जैसे सरस्वतीवाद के बारे में पूछ लिया एक बार, स्वतंत्रता के बारे में पूछ चुका है। तो ऐसे आपको पहचानना होता है कि किस सेक्ट से कौन से बिलोंग करते हैं। तो इसकी ट्रिक है, इनके नाम एक बार देख लेना आप खुद और पहचानना आपको ईजी हो जाएगा। ये लिस्ट एक बार ज़रूर देख के जाना एग्जाम के पहले, ठीक है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है, सिंपल क्वेश्चन आता है कि ये सेक्ट किस रिलीजन को बिलोंग करता है। बस इतना सा आपको देख के जाना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे बोधिसत्वास के बारे में। देखो बोधिसत्वास वो लोग होते हैं जो कुछ बुद्धिस्ट डिटीज़ होते हैं जिनको निर्वाणा अटेन हो जाता है, फिर भी वो धरती नहीं छोड़ते। वो पैराडाइज में नहीं जाते ताकि जो लोग धरती पे हैं उनकी हेल्प कर सकें, अपने निर्वाण को डिले करते हैं, अपनी एंट्री पैराडाइज में डिले करते हैं ताकि वो अर्थ पे जो लोग हैं उनको भी मोक्ष पाने में हेल्प कर सके। उनको बोधिसत्वास बोलते हैं। तो ऐसे कुछ बोधिसत्वास हैं जिनका पर्पज़ अक्सर यूपीएससी पूछ लेता है। फॉर एग्जांपल एक बार मैत्रेय का पूछा था, ठीक है, कि मैत्रेय कौन है। तो मैत्रेय बोधिसत्व हैं जो कि फिर से बर्थ लेंगे, कुछ ऐसे एक ऐसे बुद्धा जो फिर से बर्थ लेंगे, यानी कि फ्यूचर बुद्धा बोलते हैं मैत्रेय को। तो ये तो बहुत कॉमन है, आपको पता होगा, तो इसकी ट्रिक नहीं बनाई। ये जैसे औलिकेतेश्वरा है, ठीक है, इनके बारे में पूछे तो कैसे याद रखोगे। औलिकेतेश्वरा जो हैं ये बोधिसत्व ऑफ कंपैशन बोले जाते हैं। तो अगर आपको किसी का हित करना है, अगर आपको लोगों का हित करना है, ठीक है, लिखा है ना लोकेतचरा, मतलब लोकहित, लोकहित। अगर आपको लोगों का हित करना है, हित करना है तो आपके अंदर कंपैशन होना चाहिए, ठीक है, कंपैशन होना चाहिए, तभी हित कर पाओगे। दया, दया भाव होना चाहिए लोगों में, ठीक है, ये याद रख लेना। नेक्स्ट इज मंजूश्री। मंजूश्री को बोलते हैं बोधिसत्वा ऑफ अवेयरनेस एंड विजडम। कैसे याद रखोगे। अगर कोई मैन है, कोई मैन है और उसको श्री बनना है, मतलब नर से नारायण बनने की बात हो रही है। कोई मैन है उसको श्री बनना है, यानी नर से नारायण बनना है, तो उसके अंदर अवेयरनेस होनी चाहिए और विजडम होना चाहिए, तभी वो बन पाएगा। बस इतना करके याद रखना, मैन को श्री बनना है, मंजूश्री, ठीक है। नेक्स्ट इज पद्म संभव। ये बेसिकली तिब्बतन और भूटानीज बुद्धिज़्म में इनको माना जाता है। वहाँ पे वज्रायन बुद्धिज़्म का कल्चर चलता है। तो वज्रायन बुद्धिज़्म में क्या होता है, बहुत ज़्यादा तंत्र मंत्र चलता है, तंत्र मंत्र में मानते हैं ये लोग। तो इनको लगता है कि तंत्र मंत्र करने से सब कुछ संभव है, सब कुछ संभव है तंत्र मंत्र करने से, ऐसा तिब्बत और भूटान वाले बुद्धिज़्म को लगता है। तो इनका नाम पद्म संभव है, ठीक है। और ये भी आ सकते हो, इनके पास पद्म है, पद्म मतलब लोटस, तो इनके पास कमल है, उनके लिए सब कुछ संभव है। क्यों ऐसा, बिकॉज अभी इंडिया में पावर में कौन है, कमल है, तो कमल के लिए सब कुछ संभव है, पद्म संभव, ठीक है। तो ऐसे करके भी याद रख सकते हो। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट फेमस इन तिब्बतन एंड भूटानी बुद्धिज्म, ये चीज़ याद रखनी है आपको मेनली। और वज्रायन बुद्धिज्म फॉलो करते हैं लोग। नेक्स्ट इज वज्रपानी। वज्रपानी एक ऐसे बोधिसत्व हैं, ठीक है, जिनको बोला जाता है गार्जियन एंड प्रोटेक्टर ऑफ बुद्धिस्ट टीचिंग्स। बुद्धिस्ट टीचिंग्स को गार्ड कर रहे हैं और प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो इनके हाथ में वज्र होता है, यानी कि वेपन होता है। इनके हाथ में वज्र होता है यानी वेपन होता है। बस वज्र को वेपन से कनेक्ट कर लो। और क्यों है वेपन, क्योंकि वो गार्जियन है और प्रोटेक्टर हैं बुद्धिस्ट टीचिंग के। बस इतना याद रखना है, सिंपल। नेक्स्ट इज तारा। तारा फीमेल बोधिसत्व हैं, इनको भी तिब्बतन बुद्धिज्म में माना जाता है, ठीक है। तो औलिकेतेश्वरा की ही मैनिफेस्टेशन मानी जाती है तारा। बस इतना याद रख लेना। तो इस तरह से सारे बोधिसत्व का बेसिक आपको पर्पज़ आई थो याद हो गया। अब नीचे देखते हैं कि कुछ बुद्धा के कंटेम्पोरेरी रूलर्स थे, ठीक है। कुछ रूलर्स के नाम देखते हैं
जिन्होंने बुद्धिज़्म को पैट्रोनाइज़ किया, ठीक है? जैसे कि अजातशत्रु ने किया, प्रसेनजीत ने किया, उदयन ने किया, अवंतीपुत्र ने किया। अब इसमें कुछ ऐसे हैं जैसे अजातशत्रु और उदयन, इन्होंने जैनिज़्म को भी किया और बुद्धिज़्म को भी किया, बट हमें नाम दोनों में याद रखने हैं क्योंकि बुद्धिज़्म को पैट्रोनाइज़ किया बुद्धा को, ठीक है? तो अजातशत्रु को, इन चारों का पहले तो नाम याद रखना कि इन चारों ने बुद्धिज़्म को पैट्रोनाइज़ किया। कैसे याद रखोगे? बुद्धा, ठीक है? बुद्धा है, अजातशत्रु, प्रसेनजीत, उदयन और अवंतीपुत्र। तो अगर आप बुद्धा को मानते हो तो आपका कभी कोई शत्रु नहीं होगा, आप हमेशा प्रसन्न रहोगे, ठीक है? आपका हमेशा उदय होगा और आपको वन में तपस्या करनी पड़ेगी जैसे बुद्धा ने की थी। बस इतना सा याद रखना है, ऐसे कनेक्ट कर लेना चीज़ों को, ठीक है? और देखो, इनके किंगडम का कैसे नाम याद रखोगे? शत्रु, कोई किसी का शत्रु है तो क्या बोलेगा? गधा बोलेगा ना, शत्रु तो गधे ही होते हैं शत्रु, ठीक है? तो अजातशत्रु मगध, प्रसन्नजीत कोशाल। कैसे याद रखोगे? कोई प्रसन्न कब होगा? जब उसके कोष में बहुत सारे पैसे हो जाएं, किसी का कोष भर जाए तो प्रसन्न होगा ना, प्रसन्नजीत कोशाला, ठीक है? उदयन वत्सा। कैसे याद रखोगे? किसी का उदय अगर हो रहा है तो अस्त भी होगा, तो अस्ता कर दो, इसको अटसा लिखा है ना, अस्त कर दो, उदय और अस्त। नेक्स्ट इज अवंतीपुत्र। अवंतीपुत्र एक राजा थे शुरसेन किंगडम के, ठीक है? कैसे याद रखोगे? बस वंती शुरसेना, शुर की जो सेना थी वो कहाँ थी? वन में थी। रामायण में राम जी की सेना में क्या थी? सुर की सेना थी ना, तो सुर की सेना कहाँ पे थी? वन में थी, वन थी सुरसेना। ऐसे करके इन चारों के किंगडम भी याद हो जाएगा इसी बहाने, ठीक है? पढ़ हम ये रहे मेनली, बट किंगडम भी याद कर लो, क्या पता कभी मैच करने को दे दे, महाजनपदास के किंगडम्स, ठीक है? तो आपको राजा का नाम पता होना चाहिए। तो इस तरह से हमने ये भी देख लिया। नेक्स्ट आप कुछ बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटीज़ को देख लो। देखो, ये जो बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं ना, इनके रूलर्स के नाम ज़रूर पता होने चाहिए। तो सबसे पहले तो खास बात ये है कि इनमें से 4 यूनिवर्सिटीज़ तो पाला रूलर्स ने बनवाए थे। इसी बहाने आपको पाला रूलर्स के नाम भी पता चल जाएंगे और कौन से रूलर ने कौन सी यूनिवर्सिटी बनाई थी ये भी पता चल जाएगा। एक यूनिवर्सिटी गुप्ता रूलर ने बनवाई थी और एक यूनिवर्सिटी मैत्रक रूलर ने बनवाई थी वल्लभी में। मैत्रकाज ऑफ वल्लभी पढ़ा होगा ना आपने। तो मैत्रक के राजा थे भत्रक, उन्होंने बनवाई थी वल्लभी। अब इनको याद कैसे करोगे? देखो, नालंदा का सबको पता है कि कुमार गुप्त ने बनवाई थी, हमेशा न्यूज़ में रहता है, तो इसकी कोई ट्रिक नहीं है, ये आपको ऐसे ही याद रखनी है, राइट? कितनी बार पढ़ा होगा आपने। विक्रमशिला धर्मपाला और सोमपुरा धर्मपाला, ये कैसे याद रखोगे? देखो, विक्रम, सोम, धर्म, धर्म, ऐसे एम आ रहा है ना सब में, विक्रम, सोम, धर्म, ठीक है? जो धर्म का पालन करेगा वही विक्रम, विक्रमी कहलाएगा। ऐसे मतलब धर्म, विक्रम, सोम, सब में माँ माँ का साउंड आ रहा है ना, सोम, विक्रम, धर्म। तो इसको तो याद रख लेना, जिसमें भी माँ का साउंड है मतलब धर्मपाल ने बनाई है उसको, ऐसे याद रखना, ठीक है? जगतदाला को रामपाल ने बनाई है। कैसे याद रखोगे? जगत को कल्याण करने वाला कौन है? राम है। जगत का कल्याण करने वाले राम है ना, राम जगत का कल्याण करने वाले हैं। तो राम तो जगत का कल्याण कर रहे हैं और गोपाल क्या कर रहे हैं? गोपाल डांट खा रहे हैं, लोगों के घरों में मक्खन चुरा चुरा के डांट खा रहे हैं ना गोपाल, तो गोपाल जो है डांट खा रहे हैं। डांट खाने वाले गोपाल हैं और जगत का कल्याण करने वाले राम, ठीक है? तो राम और गोपाल को याद रख लेना। राम और गोपाल कैसे याद रखोगे? एक जगत का कल्याण कर रहे हैं और एक डांट खा रहे हैं बचपन में, ठीक है? तो गोपाल डांट खा रहे हैं और राम जगत का ख्याल रख रहे हैं, ठीक है? तो इतनी सी चीज़ आपको ऐसे ट्रिक बना के याद रख लेनी है, कैसे भी करके, ठीक है? नेक्स्ट इज वल्लभी भत्रक। कैसे याद रखोगे? वल्लभ भाई बोलते हो ना, वल्लभ भाई पटेल, तो बस वल्लभ भाई, वल्लभ भाई गुजरात के हैं वल्लभ भाई, ठीक है? ऐसे करके याद रख लेना। ये भी याद रखना कि नालंदा और उदांतापुर ये दोनों बिहार में है, ठीक है? विक्रमशिला भी बिहार में है, मतलब 3 यूनिवर्सिटियाँ बिहार में हैं और सोमपुर और जगदाला वेस्ट बंगाल में है। वल्लभी इज़ इन गुजरात, ठीक है? क्योंकि वल्लभ भाई वॉज फ्रॉम गुजरात। तो इनके प्लेस उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी एक बार देख लेना, बाकी इनके नाम आपको मस्ट याद होना चाहिए, ठीक है? जैसे मैं पढ़ाऊँ तुरंत हाथ रखा करो साइड में, यहाँ पे हाथ रख लिया करो और इधर देखा करो कि आपको याद हुआ कि नहीं, ठीक है? तो ऐसे करके चीज़ें और अच्छे से आपके ब्रेन में फीड हो जाएंगी। नेक्स्ट नेक्स्ट बात करते हैं जैनिज़्म में कुछ तीर्थंकरास और उनके सिंबल्स के बारे में। कैसे याद रखोगे कि लॉर्ड ऋषभ का सिंबल बुल था? देखो, इसको याद करने की ट्रिक्स बताता हूँ फटाफट, ठीक है? ऋषभ, बुल। आपने वो गाना सुना है, तू ही मेरी शब है, सुबह है, तू ही दिन है मेरा? उसमें इमरान हाशमी गाना गा रहा होता है और कंगना रनावत बैठ के रेड बुल पी रही होती है। रेड बुल, सिंपल, ठीक है? नेक्स्ट इज अजीत नाथ, एलिफेंट। अगर एलिफेंट लेके कोई आ गया तो आप उससे जीत पाओगे? आप तो अजीत, वो तो अजीत हो जाएगा ना, तो बस अजीत, एलिफेंट से जीत नहीं सकता कोई। संभवनाथ, हॉर्स।
ठीक है। अगर आप घोड़े की स्पीड से पढ़ाई करोगे तो सब कुछ संभव है, ठीक है। अगर हॉर्स स्पीड से करोगे चीज़ें, सब संभव हो जाएगा, ठीक है। बस घोड़ा है तो संभव है, ऐसे याद रखना। नेक्स्ट इज सुपार्श्वनाथ, स्वास्तिक। कैसे याद रखोगे? स्वास्तिक को कहाँ बनाते हैं? अपने फर्श पे, घर की फर्श पे बनाते हैं ना स्वास्तिक, तो फर्श स्वास्तिक, फर्श स्वास्तिक, ठीक है। सुपर्शनाथ स्वास्तिक, ऐसे याद रख लेना। नेक्स्ट इज शांतिनाथ, डियर। शांति का सिंबल ही डियर होता है, शांति का सिंबल ही आपका डियर होता है, ठीक है। बस डियर पार्क, शांति का पार्क, ऐसे करके बोलते हैं ना, वो याद रखना। नेक्स्ट इज नमीनाथ, ब्लू लोटस, ठीक है। कैसे याद रखोगे नमीनाथ ब्लू लोटस? देखो नमो, नमो बोलते हैं ना नरेंद्र मोदी जी को आजकल, तो न नमो का सिंबल क्या है? लोटस, ऐसे सिंपल बना के याद रख लो। नेमीनाथ कॉन्च शेल। अब कन्फ्यूज मत होना, नमो जहाँ पे आ रहा है, NA आ रहा है जहाँ पे, वहाँ तो लोटस होगा, बट अगर NE आ रहा है तो वहाँ पे लोटस नहीं होगा, वहाँ पे शंख होगा। कॉन्च शेल, शंख नहीं होता। तो जब अगर आप शंख बनाते हो, शंख कभी बजाने कोई आपको बोल दे तो आप बजा तो पाते नहीं हो, तो आप एक लोगों के सामने नमूना बन के रह जाते हो, नेमीना बन के रह जाते हो, ठीक है। अगर कोई आपको शंख बनाने को बोल दे तो आप नमूना बन के रह जाते हो, इस तरह से आपको नेमीनाथ याद रखना, ठीक है। पार्श्वनाथ सरपेंट, सरपेंट के पास क्या होता है? स्नेक। तो अगर स्नेक लेके सरपेंट आ गया तो लोग आपको क्या बोलते हैं? उसके पास मत जाना, उसको स्पर्श मत करना, बस पार्श्वनाथ स्नेक, ऐसा याद रखना, पास नहीं जाना स्नेक के। नेक्स्ट इज महावीर, लॉयन। अब महावीर कौन होगा? लॉयन ही होगा ना महावीर, महावीर तो लॉयन ही होता है। ऐसे करके कुछ ट्रिक्स बना के इनके सिंबल्स भी आपको याद रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो मैंने आपको बुद्धिज़्म के सेक्ट्स दिखाए थे ना, यहाँ पे जैनिज़्म के कुछ सेक्ट्स देख लो, जैसे दिगंबर, श्वेतांबर, ठीक है। तेरापंथ, विश्वपंथी, तेरापंथी, इसमें कहीं भी का या आ साउंड बहुत कम आएगा, ठीक है। दिगंबर, श्वेतांबर, स्थनक वासीस, मूर्ति पूजकास, एक जगह बस आ रहा है मूर्ति पूजकास में, क्योंकि ये आइडल वर्शिप करते, तो याद रखना ये जैनिज़्म का है मूर्ति पूजकास। आपको ये हिंदुज़्म का लग सकता है फॉर अ डिफरेंट केस, बट एक्चुअली ये जैनिज़्म का सेक्ट है, ठीक है। मूर्ति पूजक वर जैनिज़्म, तो ये याद रखना। बाकी सब में इनमें वासीस, तेरापंथीस ऐसे अलग से नाम होते हैं, ये बुद्धिज़्म के सेक्ट नहीं है, बस आपको आइडेंटिफाई कर लेना है, ठीक है। बाकी इनके बारे में पढ़ ही लेना आप डिटेल में, ठीक है। अगर नहीं पता तो बता देना है, पढ़ा दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। तो ये चीज़ें आपको देखनी है, ऐसे करके सेक्ट्स को आइडेंटिफाई करना सिखा दिया मैंने आपको, ठीक है। फटाफट से जैन काउंसिल को देख लेते हैं। देखो फर्स्ट जैन काउंसिल हुआ था 300 BC में, और सेकंड जैन काउंसिल लगभग 800 साल बाद हुआ था 512 AD में। देख रहे हो इनमें कितना ज़्यादा गैप है। वहीं बुद्धिस्ट काउंसिल हर 100 साल पे हो रहे थे, लास्ट वाला थोड़ा 250-300 साल बाद हुआ, मगर बाकी 100 साल के डिफरेंस पे हो रहे थे। बट जैन काउंसिल 2 ही हुए और काफ़ी लंबे टाइम के बाद हुए, तो इनमें ज़्यादा याद करना डिफिकल्ट नहीं है। फिर भी एक बार अगर आपको ट्रिक ही देखनी है तो देख लो कि पाटलिपुत्र में हुआ था, रूलर चंद्रगुप्त मौर्य थे और चेयरमैन थे स्थूलभद्र, फर्स्ट वाले के, ठीक है। और इसमें श्वेतांबर और दिगंबर जो है डिवाइड हो गए थे। तो कैसे याद रखोगे कि जैन काउंसिल में फर्स्ट वाले में क्या किया गया कि टल्ली लोगों का पता लगाया गया, ऐसे लोग जो चांद निकलते ही गुप्त हो जाते हैं। जैसे ही शाम हुई, चांद निकला, तो ये लोग गुप्त हो गए। क्यों? क्योंकि ये लोग टल्ली होने के लिए निकल जाते थे, राइट। तो ऐसे लोगों को इस काउंसिल में स्टूल पे बिठा के उनसे बात की गई, जरा स्टूल पे बैठो और बात करो, क्या दिक्कत, तुम लोग शाम होते ही कहाँ गुप्त हो जा रहे हो, चांद निकलते ही कहाँ गुप्त हो रहे हो टल्ली होने के लिए, ठीक है। तो इस काउंसिल में इन लोग को स्टूल पे बिठा के बात की गई थी, जो लोग टल्ली हो जाते हैं और चांद निकलते ही गुप्त हो जाते हैं, ठीक है। समझ आ गया? तो ऐसे लोगों से बात करनी थी, तो ऐसे लोगों की बात हुई तो कुछ तो साउथ में भाग गए और कुछ नॉर्थ में ही रह गए, तो श्वेतांबर दिगंबर में डिवाइड हो गया, ऐसे याद रख लेना, ठीक है। सेकेंड जैन काउंसिल में क्या हुआ? वल्लभ भाई पटेल आए थे। वल्लभ भाई पटेल कैसे थे? बुढ़े थे, वृद्ध थे, ठीक है। इन्होंने मित्रता का हाथ बढ़ाया था सारे स्टेट्स की तरफ, बस ऐसे करके याद रख लेना, मित्रता का हाथ बढ़ाया वल्लभ भाई पटेल ने, वृद्ध हो चुके थे तो देवव्रत। इतना सा आपको बना के ट्रिक करके कुछ भी बस याद कर लिया करो, ऐसे बना के एक बार आप फोकस से देख भी लोगे ना अगर, तो भी ये चीज़ें याद आ जाएंगी। सुपरफिशियली पढ़ने से अच्छा है ऐसे सिली ट्रिक्स बना के एटलीस्ट थोड़ा फोकस से इन वर्ड्स को देख लो, बिकॉज व्हेन यू विल सी द ऑप्शन इन योर पेपर यू विल बी एबल टू सॉल्व इट एंड योर माइंड विल ऑटोमेटिकली कैच द राइट ऑप्शन। तो यही इन ट्रिक्स की अमेजिंग बात होती है, तो इसलिए सब कुछ अच्छे से पढ़ लिया करो याद करते हुए, ठीक है। नेक्स्ट महाजनपदात एंड देयर कैपिटल्स, इनका ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पे एक 2 मिनट का शॉर्ट्स बना रखा है मैंने, ठीक है। उस शॉर्ट्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उस डिस्क्रिप्शन लिंक पे आप क्लिक करना, 2 मिनट का वीडियो है, उसमें मैंने सारे महाजनपदात और उनकी कैपिटल याद करवा रखी हैं थ्रू ट्रिक्स। तो वो शॉर्ट्स हमारे ही यूट्यूब चैनल पे है, आप फटाक से उस लिंक को क्लिक करो, अगर अभी देखना है तो अभी पॉज करके क्लिक कर दो, अभी देख लो, ठीक है। बाद में देखना तो बाद में देख लेना। उस शॉर्ट्स में 2 मिनट में मैंने सारे
महाजनपद और उनकी कैपिटल को कवर करवाया। यहाँ पे फिर से रिपीट करके उतना टाइम वेस्ट करने का फ़ायदा नहीं है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। प्री मौर्यन एम्पायर में एक हरेनेक डायनेस्टी थी, उनके रूलर्स के नाम याद रखो, ठीक है। नाम याद रखना मतलब सीक्वेंस तो याद ही रख लो एटलीस्ट। तो बस हरेनेक डायनेस्टी थी, तो हरियाणा के बाऊ, हरियाणा के बाऊ ऐसे याद रखना, ठीक है। हरियाणा के बाऊ यानी कि बा से बिम्बिसारा, आ से अजातशत्रु और ऊ से उदयन, इन तीनों के नाम याद रखना। हरियाणा डायनेस्टी के रूलर्स का ये सीक्वेंस, जस्ट इन केस कभी पूछ ले किसी एग्जाम में। मॉडर्न टाइम के एडमिनिस्ट्रेशन को देख लो, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो कौटिल्य के अकॉर्डिंग, कौटिल्य की एक सप्तांग थ्योरी थी, उसके अकॉर्डिंग 7 एलिमेंट्स हैं मौर्यन एम्पायर में के स्टेट में, ठीक है। राजा, अमात्य, जनपदा, दुर्ग, कोश, सेना और मित्र, ये सातों आपको रटे होने चाहिए। दीज आर द 7 एलिमेंट्स ऑफ स्टेट अकॉर्डिंग टू सप्तांग थ्योरी। ये कई बार पॉलिटिकल साइंस में भी पूछा जाता है। तो राजा का मतलब किंग, नाम से ही पता है। अमात्य का मतलब सेक्रेटरी, बस एक याद करना, याद रख लेना, ठीक है। बाकी सब नाम से समझ आ जाएगा। जनपद मतलब टेरिटरी, दुर्ग मतलब फोर्ट, ठीक है, किला। कोश मतलब ट्रेजर, ठीक है, कोश मतलब खजाना जिसमें रखते हैं। सेना मतलब आर्मी, मित्र मतलब फ्रेंड, एलाई। तो ये सातों आपको पता होने चाहिए कि मौर्यन एम्पायर के सप्तांग में ये 7 चीज़ें थी। इसमें अगर कोई एक और ऑप्शन अलग सा दे दिया तो उसको गलत कर देना। ये सातों ही हैं, ठीक है, इनके नाम रट लेना आप। दूसरा, किंग को असिस्ट करने के लिए मंत्री परिषद होता था। उस मंत्री परिषद में पुरोहित होते थे यानी कि चीफ प्रीस्ट, सेनापति होते थे कमांडर इन चीफ, और समहर्ता होते थे। समहर्ता मतलब कलेक्टर ऑफ रेवेन्यू, ठीक है। समहर्ता मतलब रेवेन्यू का जितना भी सम आ रहा है वो सब ये हर ले रहे हैं, मतलब कलेक्ट कर ले रहे हैं, ठीक है। बस समहर्ता, सम रेवेन्यू को कलेक्ट करने वाला, ठीक है। सन्निधाता चीफ ट्रेजरी ऑफिसर, सन्निधाता मतलब चीफ ट्रेजरी ऑफिसर, जितना भी खजाना आ रहा है ना उन सबको इस रखवाली करने वाले सन्निधाता हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज राष्ट्रपाल, बस वाइसरॉय इन इंचार्ज फॉर प्रोविंस, जो प्रोविंस है पूरा उसकी राष्ट्र उसको बोलते थे, उसकी रक्षा करने के लिए। जैसे द्वारपाल होता है वैसे पूरे प्रोविंस का रक्षा करने वाला राष्ट्रपाल। ऐसे करके इन तीनों का दर्शन, समहर्ता, सन्निधरता और राष्ट्रपाला। समहर्ता रेवेन्यू कलेक्ट कर रहा है, सन्निधरता खजाना कलेक्ट कर रहा है और राष्ट्रपाला प्रोविंस की रक्षा कर रहा है। इन तीनों का नाम याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज मेजर रॉक एडिक्ट्स ऑफ अशोका, ठीक है। मौर्यन एम्पायर में जो अशोका थे उनके कुछ रॉक एडिक्ट्स थे, टोटल 14 रॉक एडिक्ट्स थे। उनमें क्या उनकी थीम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार मैथ दो कॉलम करने को दे देता है, स्टेटमेंट में भी गलत स्टेटमेंट लिख के दे देते हैं, तो आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट कि किस मेजर रॉक एडिक्ट की मेजर थीम क्या थी। तो हम ट्रिक्स के थ्रू इसको याद कर लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट मेजर रॉक एडिक्ट, तो कैसे याद रखोगे कि अशोका ने सबसे पहली बात क्या बोली, पहली बात ये बोली कि एक भी एनिमल अब सेक्रीफाइस नहीं होगा, ठीक है। किसी भी एनिमल को कोई मारेगा नहीं, एनिमल सेक्रीफाइस को बैन कर दिया। फर्स्ट मेजर रॉक एडिक्ट में ये बोला गया, यानी कि एक भी एनिमल सेक्रीफाइस नहीं करेगा, ठीक है। इसको ऐसा करना, जैसे एक भी एनिमल सेक्रीफाइस नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात क्या बोली कि दोनों को मेडिकल सर्विसेज दो, चाहे एनिमल हो या इंसान, दोनों को मेडिकल सर्विसेज दो, चाहे एनिमल हो या इंसान, ठीक है। ऐसे करके दो याद हो गया, एनिमल और इंसान दोनों को मेडिकल सर्विसेज दी जाए। ये सेकेंड रॉक एडिक्ट में बोला गया। थर्ड रॉक एडिक्ट में बोला गया कि पेरेंट्स, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को ओबीडियंस दो, ठीक है। यानी कि तीनों को रेस्पेक्ट दो, चाहे आपके पेरेंट्स हों, फ्रेंड्स हों या रिलेटिव्स हों, सबको रेस्पेक्ट दो, सबको ओबीडियंस शो करो। थर्ड में ये बात कही गई, ठीक है, कि तीनों को रेस्पेक्ट दो, ठीक है। समझ आ गया ना। एक भी एनिमल सेक्रीफाइस नहीं होगा, दोनों को मेडिकल सर्विस दो, चाहे एनिमल हो चाहे ह्यूमन हो, तीनों को रेस्पेक्ट दो, चाहे पेरेंट्स हों चाहे फ्रेंड्स हों चाहे रिलेटिव्स हों। नेक्स्ट इज चारों तरफ शोर मचा दो, बेरी घोष, बेरी घोष को रिप्लेस कर दिया गया है धम्म घोष से। बेरी घोष मतलब क्या कि युद्ध का ड्रम बजाना, मतलब युद्ध का बिगुल बजाना, युद्ध की घोषणा कर देना, ठीक है। उसको रिप्लेस किया जाए धम्म घोष से। अशोका ने अपना नया रिलीजन चलाया था ना धम्मा, वो शांति का संदेश देता था। तो युद्ध के संदेश को शांति के संदेश से रिप्लेस करना है, ठीक है, मतलब नॉन वायलेंस का प्रचार करना है। तो बस चारों तरफ यही घोषणा कर दो कि अब धम्म घोष होगा, बेरी घोष नहीं होगा, ठीक है। बस चारों तरफ ये घोषणा कर दो, यही ऐसे करके याद रखना है। फिफ्थ मेजर रॉक एडिक्ट क्या कहता है कि जो धम्मा महात्राज हैं, रिलीजियस ऑफिसर्स को अपॉइंट करना है, जो अशोका का मैसेज धम्मा वाला जगह जगह प्रमोट कर सके। ऐसे कुछ रिलीजियस ऑफिसर्स को अपॉइंट करना है। कितने ऑफिसर्स अपॉइंट होंगे? 5,
5 रिलीजियस ऑफिसर्स को अपॉइंट करना है, सिर्फ याद करने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। टोटल 5 धम्मा महामंत्रास को अपॉइंट करना है। नेक्स्ट इज 6th मेजर ऑर्ग एडिक्ट, जिसमें बात की जाती है वेलफेयर मेजर्स की। कैसे याद रखोगे? अगर वेलफेयर मेजर्स हो रहे हैं मतलब अच्छे दिन आ गए, राइट, अच्छे दिन आ गए मतलब अच्छे 6, ठीक है। 6 मेजर ऑर्ग एडिक्ट, वेलफेयर यानी कि अच्छे दिन, अच्छे मेजर्स, तो बस अच्छे से 6 याद रखना, ठीक है। सिंपल से है, थोड़ा दिमाग लगाओ तो याद हो जाएगा। 7th मेजर ऑर्ग एडिक्ट, इसमें बोला गया है टॉलरेंस फॉर ऑल रिलीजन्स। टॉलरेंस का मतलब सबको साथ साथ रहना, एक दूसरे के लिए टॉलरेंस रखना। तो बस सभी रिलीजन्स साथ साथ रहेंगे, साथ साथ रहेंगे, ठीक है। साथ साथ या फिर साथ साथ, याद हो जाएगा ना, साथ साथ। तो बस सभी रिलीजन सब साथ साथ रहेंगे। 8th मेजर ऑर्डर एडिक्ट की बात की जाए तो इसमें बोला गया था कि अशोक की जो पहली यात्रा थी बोध गया, बोधि ट्री के नीचे, उसका जिक्र किया गया है 8वें मेजर ऑर्डर एडिक्ट में, ठीक है। तो याद रखना कि अशोक अपनी यात्रा पे 8 बजे निकले थे शाम को या सुबह, जब भी आपको मन करे। 8 बजे निकले थे अशोका, बस इतना याद रखना है, ठीक है, अपनी धम्म यात्रा पे। तो आपको ये हमेशा याद रहेगा, कभी नहीं भूलेगा। अशोका कितने बजे यात्रा पे निकले थे? 8 बजे निकले थे, बस इतना याद रखना है। 9th मेजर ऑर्डर एडिक्ट की बात करें तो इसमें सेरेमनी की बात की गई है। मतलब जितनी भी सेरेमनी होती थी ना बच्चे के होने पे या कैसे भी, उन सेरेमनीज़ को अशोका ने बैन करवा दिया और बोला सिर्फ एक ही सेरेमनी होगी, धम्मा वाली सेरेमनी, ठीक है। और कोई सेरेमनी नहीं होगी जिसमें औरतों को, बच्चों को कष्ट दिया जाता है, ऐसी कोई सेरेमनी नहीं होगी। सो सेरेमनी नहीं होगी मतलब नो सेरेमनी, नो सेरेमनी मतलब 9, नो बोलते हैं ना इसको, बस नो सेरेमनी, ऐसे करके याद रख लेना। 10th मेजर रॉक एडिक्ट, इसमें डिज़ायर को कंडेम किया जाता है कि आप लोग जो राजा होते हैं या जो मिनिस्टर्स होते हैं उनको फेम और ग्लोरी के पीछे नहीं भागना चाहिए, उनको पब्लिक की सेवा करने का इंटरेस्ट रखना चाहिए, ठीक है। तो डिज़ायर से, फेम ऑफ ग्लोरी के डिज़ायर से थोड़ा सा अपना कट ऑफ करो। कैसे याद रखोगे? 10 इक्वल्स टू डिज़ायर, ठीक है। बस 10 डिज़ायर, डिज़ायर की बात की है 10 वाले में, याद रखना। डिज़ायर को कंडेम किया है, इतना याद रख लेना। 11th 12th 13 14th यहाँ इसलिए लिख दिया बिकॉज कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी एक बार देख लो। 11th में रेस्पेक्ट फॉर एल्डर्स और फ्रेंड्स की रेस्पेक्ट की बात की गई है, ठीक है। तो ये तो याद ही रहेगा, 11th में मतलब एल्डर्स और फ्रेंड्स की रेस्पेक्ट की बात की जा रही है, पहले भी की जा चुकी है। 12th में फिर से टॉलरेंस की बात की गई है, जैसे 7th में की गई थी वैसे 12th में साथ बात की गई है टॉलरेंस की, ठीक है। 13th में इंपॉर्टेंट है कि जो अशोका की कलिंग पे विक्ट्री हुई थी ना, उसकी बात की गई है, ठीक है। अशोका की जो कलिंग के ऊपर विक्ट्री हुई है उसकी बात 13th रॉक एडिक्ट में की गई है। और 14th में जो इंस्क्रिप्शंस के ऊपर इनग्रेविंग्स हुई है उनको डिस्क्राइब किया गया है 14th में। तो ये चारों आपको ऐसा देख लेना एक बार, ठीक है। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार इसको देख लेना, बाकी ऊपर वाले मैंने याद करवा ही दिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अगले टॉपिक पर। नेक्स्ट आप देख लो पोस्ट मॉडर्न इंडिया में क्या हुआ था कि नॉर्थ में भी कुछ डायनेस्टीज़ आई थी और साउथ में भी कुछ डायनेस्टीज़ आई थी और कुछ फॉरेन इन्वेजन भी हुए थे। तो उनकी आपको एक बार लिस्ट देख लिया करो, ठीक है, कि जो पोस्ट मॉडर्न किंगडम्स थे वो कौन कौन से किंगडम्स थे और कौन कौन से फॉरेन इन्वेजन्स हुए थे मॉडर्न के बाद, ठीक है। तो पोस्ट मॉडर्न टाइम्स में नॉर्थ और साउथ इंडिया में कौन कौन से किंगडम्स थे? नॉर्थ इंडिया में तो शुंगा और कानवा डायनेस्टी चली थी। शुंगा के फाउंडर थे पुष्यमित्र शुंगा और कानवा डायनेस्टी के फाउंडर थे वासुदेव, ठीक है। साउथ इंडिया में सतवाहनास का रूल था पूरे डेक्कन वाले एरिया में, ठीक है, जिसके फाउंडर थे सिमुका। और सतवाहनास का इतना बड़ा एम्पायर था कि कोई एक डायनेस्टी इनको रिप्लेस नहीं कर पाई थी। इनको अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग डायनेस्टी ने रिप्लेस किया, टुकड़ों टुकड़ों में करके। जैसे कि डेक्कन वाले एरिया में वकातकाज ने इनको थोड़ा सा हटाया, फिर मैसूर में इनको कदाबी ने डिफीट किया, महाराष्ट्र में अभीर, और आंध्र रीजन में इक्ष्वाकु ने सतवाहनास को रिप्लेस किया। तो सतवाहनास के बाद बहुत सारी डायनेस्टीज़ आ गई थी, ठीक है, वकाटाकास, कदाबी, अभीर, इक्ष्वाकु, ये सारी चीज़ें एक बार आपको बस एक ब्रीफ दे दिया मैंने ताकि आप इन पे और गौर से पढ़ सको। पोस्ट मॉडर्न टाइम्स में कुछ फॉरेन इन्वेजन्स भी हुए थे, ठीक है। सबसे पहले इंडो ग्रीक्स आए, फिर शाकाज आए, फिर पार्थियंस आए और फिर कुशानाज आए, ठीक है। तो इंडो ग्रीक्स में सबसे पहले आए। इनकी सिंपल ट्रिक है, बहुत बार आपने सुनी होगी, IASPK करके याद रखना, ठीक है। ये सीक्वेंस था इनके आने का इंडिया में, ये सब फॉरेन इन्वेजन्स थे। तो जो इंडो ग्रीक्स का फॉरेन इन्वेजन हुआ था, इसके जो पहले रूलर थे वो थे डेमेट्रियस I, ठीक है। और उसके बाद जो इंडिया में फेमस हुए थे वो थे मियांडर। क्यों फेमस हुए थे मियांडर? बिकॉज इन्होंने नागार्जुना से कन्वर्सेशन किया था, ठीक है, मिलन पन्हो, आपने नाम सुना होगा उस बुक का। तो बस डेमेट्रियस I
और मेनेंडर, ये नाम आपको याद रखने हैं इंडो ग्रीक्स से, ठीक है। बाकी शाकास के बारे में बात करें तो शाकास के जो रूलर थे वो रुद्रदमन वन थे, रुद्रदमन वन। इनका नाम इंपॉर्टेंट इसलिए है रुद्रदमन वन का, इन्होंने सुदर्शन लेक को रिपेयर करवाया था। सुदर्शन लेक जिसको चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में बनी थी, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में बनी सुदर्शन लेक, उसको रिपेयर करवाया था शाका रूलर रुद्रदमन वन ने। और शाका रूलर का जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन भी बहुत फेमस है। तो ये दो चीज़ें आपको शाका के बारे में पता होनी चाहिए। पता तो बहुत चीज़ें होनी चाहिए, जो चीज़ें याद करने वाली बता रहा हूँ, ठीक है। पार्थियंस में आपको फेमस रूलर का नाम याद रखना है गोंडोफेरेंस करके, ठीक है। ये पार्थियंस का फेमस रूलर है गोंडोफेरेंस। और कुशानाज में जो कुशानाज के फाउंडर थे वो तो कैटफाइसेस वन थे, लेकिन जो फेमस रूलर हुआ था कुशान में वो कनिष्क हुए थे, जिनके टाइम में हमारा फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था। कहाँ हुआ था? कश्मीर में। प्रेसिडेंट कौन था? वासुमित्र, ठीक है। बस इस तरह से चीज़ें याद रखा करो। एक फ्लो चार्ट दे दिया मैंने आपको, बाकी डिटेल में आप पढ़ लेना इसको सबको, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं संगम एज के बारे में। संगम एज में वैसे तो संगम लिटरेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो संगम लिटरेचर तो मैं आपको पूरा ट्रिक्स के थ्रू याद करवाऊंगा अभी, ठीक है। लेकिन संगम एज में कुछ 3 डायनेस्टीज़ के नाम भी याद रखना, चेरा, चोला और पांड्याज, ठीक है। ये चोला, लेटर चोला जो मेडिवल इंडिया में है वो नहीं है, ये बहुत पहले के चोलाज हैं, ठीक है। तो चेरा, चोला, पांड्या ये तीनों संगम डायनेस्टीज़ हैं। तो इनके बारे में क्या क्या पता होना चाहिए? चेरा के बारे में एक चीज़ पता होनी चाहिए कि इनकी कैपिटल थी वंजी, ठीक है। और इनके टाइम में 2 पोर्ट थे चेरास के टाइम में, मुजिरिस और तोंडी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने यहीं लिख दिए ताकि आप यहीं देख के यहीं याद कर लो, ठीक है। कैपिटल चेरा की वंजी थी और पोर्ट थे मुजिरिस और टोंडी। चेरा का जो फर्स्ट रूलर था वो थे उदयांगिरल, ठीक है। चेरास के फर्स्ट रूलर थे उदयांगिरल। और चेरा का जो ग्रेटेस्ट रूलर थे वो थे सिंगुतुवन, जिनको रेड चेरा भी बोलते थे, ठीक है। तो सिंगुतवन इनके ग्रेटेस्ट रूलर थे चेरास के। तो ये चीज़ें चेरा के बारे में देख लेना। चोलास के बारे में क्या पता होना चाहिए? चोलास की कैपिटल थी कावेरीपट्टनम, जिसको पुहार पोर्ट है ना, पुहार पोर्ट, ये चोलास का था, ठीक है। यही इनकी कैपिटल भी थी, पुहार और कावेरीपट्टनम एक ही चीज़ है। इनमें जो इंपॉर्टेंट रूलर थे वो थे करिकल। करिकल वॉज द इम्पॉर्टेंट रूलर ऑफ चोलास। और चोलास के टाइम पे भी एक तो पुहार इंपॉर्टेंट जगह थी क्योंकि ये पोर्ट था और कैपिटल भी थी। दूसरी इंपॉर्टेंट जगह थी चोलास के टाइम में, वो थी उरायूर। उरायूर में कॉटन ट्रेड बहुत अच्छा होता था। तो उरायूर, पुहार, ये सब चोलास से रिलेटेड है। पांड्यास के बारे में याद रखना कि मदुरई इनकी कैपिटल थी और इसके फर्स्ट रूलर जो थे वो कोरकई थे। और इम्पॉर्टेंट रूलर जो थे वो नेदुनचिजियाँ इनके इम्पॉर्टेंट रूलर थे पांड्यास के। तो ये तो कुछ डायनेस्टीज़ की बात कर ली मैंने। नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूँ इनके सिंबल्स क्या क्या थे। इन सिंबल्स को याद रखने का तरीका ही है ये देखो, चेरा इस तरफ थे, पांड्या इस तरफ थे और चोला थोड़ा सा ऊपर थे। तो याद रखना पांड्या आपके ईस्ट में है, राइट। तो ईस्ट से मछलियाँ आ रही हैं और इधर चेरा का सिंबल है धनुष, बो, ठीक है। तो वेस्ट से बो मारा जा रहा है, ईस्ट से मछलियाँ आ रही हैं, मछलियों को तीर से मारा जा रहा है, ऐसे याद रखना। और ऊपर से चोला पहन के सिंग आ रहा है, ठीक है, लॉयन आ रहा है। तो बस ये टाइगर है इनका। तो टाइगर, फिश एंड बो, ये तीनों सिंबल हैं। चोरा का टाइगर हो गया, चेरा का बो हो गया और पांड्या का फिश हो गया। फिश को कार्प भी बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो कार्प याद रखना। ये सिंबल मन में याद कर लो तो हमेशा कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। चेरा और पांड्या और चोला की लोकेशन भी आपको याद हो गई। अच्छा, एक चीज़ और थी इनके टाइम में कि इनके टाइम में ना लैंड्स को इको रीजन्स में डिवाइड कर दिया था। इको रीजन्स में 5 इको रीजन्स में या 5 लैंडस्केप में पूरे तमिल रीजन को डिवाइड किया गया था संगम एज में। तो संगम एज की ये जो 5 लैंड के डिवीजन है, ये कैसे याद रखोगे, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो पहले तो ये याद रखो क्या क्या थे वो डिवीजन, कुरिंजी, मुलई, मरुदम, नेदल और पलई। अब ये मैच करने को आ सकता है, तो कैसे याद रखोगे? कुरिंजी का मतलब था हंटिंग एंड हनी कलेक्शन वाला लैंड, ठीक है, जहाँ पे हनी कलेक्शन हो और हनी की हंटिंग हो। तो इसको याद रखो कि जब हनी का कहीं छत्ता लगा हो ना, तो उसमें कभी भी कुरेदना नहीं चाहिए। कहते हैं ना, कुरेदो मत उसको, वरना वो आपके ऊपर टूट पड़ेंगे। तो बस हनी अगर कहीं पे उसको कुरेदो मत, चुपचाप उनके छत्ते को छोड़ दो वहीं पे, ठीक है। नेक्स्ट इज मुलई। मुलई कैटल रियरिंग और डेयरी प्रोडक्ट्स से रिलेटेड था। तो डेयरी प्रोडक्ट है सिंपल, आपको अमूल याद रखना है, अमूल, ठीक है। मुलई अमूल डेयरी प्रोडक्ट। नेक्स्ट इज मरुदम। मरुदम यानी कि एग्रीकल्चर। तो कैसे याद रखोगे? मरुस्थली मतलब डेजर्ट होता है। तो अगर डेजर्ट में दम है तो वहाँ पे एग्रीकल्चर हो जाएगा, ठीक है। मरुस्थली मतलब डेजर्ट, डेजर्ट में अगर दम है तो एग्रीकल्चर हो जाएगा, मरुदम एग्रीकल्चर, ठीक है ना। नेदल, नेदल मतलब फिशिंग एंड सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग वाली जगह। तो कैसे याद रखोगे? अगर आप फिश बना रहे हो
ठीक है। तो उसमें आप किसी को कोई सॉल्ट डाल ले तो आप क्या बोलोगे, नहीं डाल नहीं डाल, फिश में नमक मत डाल, ठीक है। फिश में नमक नहीं डाल, फिश में नमक नहीं डाल, फिश में सॉल्ट नहीं डाल, नहीं डाल मतलब फिश में सॉल्ट नहीं डालना है, ठीक है, ऐसे याद रखना। नेक्स्ट इज पलाई। पलाई वो लैंड जहाँ पे रॉबरी वगैरह हो जाती थी। तो पलाई मतलब रॉबरी, कैसे लोग रॉबरी करके पलायन कर जा रहे हैं, ठीक है, रॉबरी करके माइग्रेट कर जा रहे हैं, यानी पलायन कर जा रहे हैं, पलाई रॉबरी, ऐसे करके इन पांचों का लैंड का नाम और मीनिंग याद रखना। कई बार ये पूछता है ये है क्या, कुरिंजी, मुल्लई, मरुदम, ये सब क्या है, तो लैंडस्केप्स हैं ऑफ संगम एज, इतना याद रखना है आपको, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और कि संगम टाइम में जो किंगडम था वो डिवाइडेड था इन 4 पार्ट में, ठीक है। इसको बोल, ट्रिक है मैप्स। मैप्स में बस एक ही जगह यू कर देना, बाकी सेम मैप्स है, क्योंकि किंगडम डिवाइड हुआ तो मैप में दिखाया जा रहा है, ठीक है। फर्स्ट जो है वो मंडलम नाडु, जिसको प्रोविंस बोलते थे, ठीक है। सेकेंड इज उर, उर यानी टाउन। पी से हो गया पेरूर, पेरूर मतलब बिग विलेज, और सिरूर मतलब स्मॉल विलेज, ठीक है। मैप्स, मैप्स में ए का यू कर देना तो मुप्स हो जाएगा, बस इतना सा रखना है। ये संगम के किंगडम का डिवीजन याद रखना, ठीक है। अब संगम एज में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है इनका लिटरेचर। तो इनके लिटरेचर के बारे में बात कर लो कि देखो इसमें 3 संगम हुए थे। जो फर्स्ट संगम है वो तो गॉड्स ने अटेंड किया था, उसका कोई लिटरेचर हमारे पास है नहीं। सेकेंड संगम में तमिल ग्रामर का लिटरेचर मिलता है जो कि टोलकप्पियम है। तो टोलकप्पियम कोई पूछे क्या है, तो तमिल ग्रामर है और उसको लिखा तोलकप्पियर ने था। तो नाम से ही समझ आ रहा है, राइट, तोलकप्पियम, तोलकप्पियर। और ये ग्रामर का वर्क है, सेकेंड संगम में कलेक्ट कंपाइल हुआ था। जो थर्ड संगम है उसमें बहुत सारे लिटरेचर हैं जो हमें याद करने हैं। तो याद कैसे करोगे, देखो इसको ध्यान से देखना, ठीक है। थर्ड संगम में 8 तो एंथोलॉजीज़ मिली हैं। एंथोलॉजी मतलब पोएम मिली हैं। उन एंथोलॉजीज़ को बोलते हैं, उन पोएम्स को बोलते हैं एट्टुगोट्टई, एट्टुगई, ठीक है। और 10 इडियल्स मिली हैं जिनको स्मॉल पोएम्स बोलते हैं, ठीक है। इनका नाम है पट्टू पट्टू, यानी 10 स्मॉल पोएम्स और 8 बड़ी पोएम्स, पट्टू पट्टू और एट्टुगई, ये दोनों मिली हैं थर्ड संगम में। इनके साथ 18 डायडाक्टिकल टेक्स्ट मिले हैं जिनको पटिनियन कनक्कू बोलते हैं। डायडाक्टिकल टेक्स्ट मतलब टीचिंग के रिलेटेड, इसमें एथिक्स और मॉरल्स की टीचिंग दी गई है, इनको बोलते हैं पतिनियन किला कनक्कू। तो 18 तो पतिनियन किला कनक्कू हैं और टोटल 18 एट्टू टोगई और पट्टू पट्टू मिला के हैं, ठीक है। 10 आपके बोला ना, 8 एंथोलॉजी है आपकी, यानी कि 8 पोएम्स हैं, पोएम्स को एट्टू टोगई बोल रहे हैं, और 10 आपकी स्मॉल पोएम्स हैं, पट्टू पट्टू। तो टोटल ये भी 18 हो गई दोनों मिला के। और 18 आपकी पटिनियन किला कनक्कू हैं जो कि टीचिंग्स हैं, डायडेटिकल टेक्स्ट हैं, ठीक है, एथिक्स और मॉरल्स की। तो 18 टोटल मिलके ये 36 हो गई, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है यहाँ पे, ठीक है। अब एक चीज़ याद रखना कि एट्टू टोगई और पट्टू पट्टू को लिखा किसने है, पनार ने लिखा है, ठीक है। किसने लिखा है, पनार ने लिखना है। और एट्टू टोगई और पट्टू पट्टू को, क्योंकि ये 18 हैं एक साथ, तो इनको एक साथ क्या बोलेंगे, मेला कनक्कू बोलेंगे, ठीक है। 18 मेजर वर्क्स हैं, इनको मेला कनक्कू बोलेंगे। टोटल स्मॉल और लार्ज पोएम्स मिलके ये पूरा एक कलेक्शन बन जाते हैं। तो कोई पूछे मेला कनक्कू क्या है, तो कुछ नहीं, एट्टू टोगई और पट्टू पट्टू इज टुगेदर कॉल्ड एज मेला कनक्कू। ये समझ आ गया। अब इसको याद कैसे करोगे, देखो इसको याद करने का सिंपल तरीका है। सपोज एट्टू और पट्टू, अब कोई आपसे पूछ रहा है एट्टू और पट्टू कहाँ गए, ठीक है, एट्टू और पट्टू कहाँ गए, तो आप क्या बोलोगे, पता नहीं कहाँ गए, ठीक है। आप क्या बोलोगे, पता नहीं कहाँ गए पहले तो। फिर आपसे कोई पूछेगा मिले क्या, ठीक है, मिले क्या, मिले क्या मतलब मिले क्या नक्कू, एट्टू पट्टू कहाँ गए, आप बोलोगे पता नहीं, तो बोलेंगे मिले क्या। तब आप बताओगे कि वो पानी लेने गए हैं, पानी लेने गए थे, पानी लेने गए मतलब पनार ने लिखा है इन दोनों को, ठीक है। तो आई होप आपको ये ट्रिक अब इनकी समझ आ गई। एट्टू एट्टू और पट्टू पट्टू को नहीं बोलोगे ना, ये देखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, बट इसको मैंने आपके लिए सिंप्लीफाई कर दिया, राइट। नेक्स्ट हम बात करेंगे पटिनियन किला कनक्कू की। ये 18 डायडेटिकल टेक्स्ट हैं जिसमें टीचिंग्स हैं एथिक्स और मॉरल्स की, तो ये तो याद ही रहेगा आपको। नेक्स्ट, अब पटिनियन किला कनक्कू का ही एक पार्ट है कुराल, ठीक है, जिसको थिरुवल्लुवर ने लिखा है, जिसको बाइबल ऑफ तमिलनाडु बोलते हैं। अब कोई पूछे कि कुराल क्या है, तो कुराल इज़ द बाइबल ऑफ तमिलनाडु, जिसको लिखा है थिरुवल्लुवर ने, और ये पार्ट है इसी का पटिनियन किला का नक्कू का, यानी कि इसमें कुछ टीचिंग्स वगैरह होंगी, ठीक है। तो ये कुराल इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज थिरुवल्लुवर बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थे इस बार, कुछ इनका स्टैचू है
जिसको स्टेट स्टैचू डिक्लेयर कर दिया गया है कहीं साउथ में, तमिलनाडु वगैरह में, तो इसलिए न्यूज़ में थे, तो इनका टेक्स्ट जो कुरल जो इन्होंने लिखा है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। तो कुरल किसका पार्ट है? पटिनिन किलाकनक्कू का, तो ये याद रखना एक तो, ठीक है। नेक्स्ट क्या याद रखोगे? शिल्प अधिकरम। शिल्प अधिकरम इलांगो अदिगल ने लिखी है, ठीक है। ये कोवलम और माधवी नाम के लोगों की कहानी है, कोवलम और माधवी, ठीक है। इलांगो अदिगल क्या है ये? क्या लिखा है इलांगो अदिगल ने? शिल्प अधिकरम। कैसे याद रखोगे? ऐसे याद रखना कि लॉन्ग अगो अ गर्ल आस्क्स, ठीक है। लॉन्ग अगो अ गर्ल आस्क, क्या तुम सिलाई करती हो, ठीक है। उससे पूछा किसी ने कि क्या तुम सिलाई करती हो, किसी गर्ल से आस्क्ड, समवन आस्क्ड, ठीक है। लॉन्ग अगो अ गर्ल वॉज आस्क्ड, क्या तुम सिलाई करती हो, ठीक है। सिलाई करती हो, ठीक है ना। तो उसने क्या बोला कि 70 रुपये में सिलाई करती हूँ और मनी मेकिंग करती हूँ, ठीक है। यानी कि सित्तलाई सतनार मनी मेकर लाई, ठीक है। ये थोड़ा फनी लग रहा होगा और कन्फ्यूजिंग लग रहा होगा, बट ध्यान से देखो तो याद हो जाएगा। लॉन्ग अगो अ गर्ल वॉज आस्क्ड, क्या तुम सिलाई करती हो? देन शी सेड येस, 70 रुपये में सिलाई करती हूँ, मनी मेकिंग करती हूँ। सिंपल है ना, कभी नहीं भूलोगे आप, याद हो गया। तो याद रखना शिल्पद्धिकरम जो है वो कोवलम और माधवी की कहानी है, और सितलई सरनार इन दोनों की बेटी की कहानी है। कोवलम और माधवी की बेटी की कहानी है, यानी कि शिल्पद्धिकरम के आगे की कहानी सितलई सतनार है, इसलिए मैंने इन दोनों की ट्रिक्स मिला के बना दी, ठीक है। अब इसको फिर से रिवाइज कर लो अगर नहीं समझ आया तो। बस इतना ही है, आपको इतना ही लिटरेचर संगम गायन जितना मैंने बताया ना अभी अभी, इतना ही आपको रटने के जाना है। बाकी इसके बियॉन्ड आएगा तो कोई नहीं कर पाएगा। एग्ज़ाम क्वालिफाई उन लोगों का होता है जो इजी चीज़ें कभी गलत नहीं करते। कुछ टफ पूछ लेगा तो फिर किसी को नहीं आएगा, ठीक है। बट ये जितना मैंने आपको बताया ये आप रट के जाना, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट हम गुप्ता डायनेस्टी के चंद्रगुप्त सेकेंड के टाइम में नवरत्नाज होते थे उनके कोर्ट में, नवरत्न होते थे, 9 जेम्स। उनके नाम देख लो कि कौन कौन नवरत्न थे चंद्रगुप्त सेकंड के कोर्ट में। नाम इंपॉर्टेंट है, कौन क्या करता था वो तो इजी है, वो आप खुद भी पढ़ के याद कर लोगे, ठीक है। मेरा काम है आपको इन नवरत्नास के नाम याद करना और ये भी याद करना कि वो चंद्रगुप्त सेकंड के नवरत्नास थे, ठीक है। क्योंकि अभी यहाँ पे आपको अष्टदिग्गज पढ़ाऊँगा, ठीक है, विजयनगर किंगडम के, तो रामदेव वाले में, तो उसमें आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे। तो अभी इनको देख लो कि चंद्रगुप्त सेकंड में कौन कौन से नवरत्नास थे, ठीक है। तो देखो नवरत्नास सबसे पहले कैसे याद करोगे इसको कि सपोज़ आपको कोई चंद्र दोष हुआ है, ठीक है। आप किसी ज्योतिष के पास गए, उसने आपको 9 रत्न पहनने को बोला। क्या बोला? आपको कोई रत्न पहनने को बोला, 9 एकदम नया रत्न बोला। अगर आप ये रत्न पहनोगे तो फिर आप अमर हो जाओगे, ठीक है। आपका चंद्र दोष था, मतलब चंद्रगुप्त सेकंड की बात हो रही है, और आपको क्या दिया? रत्न दिया पंडित जी ने कि आप रत्न पहनो ताकि आप अमर हो जाओगे, आप पे धन की वर्षा होगी, ठीक है। आप हमेशा हर्षित रहोगे, हरिसेन, ठीक है, हमेशा हर्षित रहोगे, धन की वर्षा होगी, धनवंतरी, अमर हो जाओगे, अमर सिम्हा, ठीक है। और क्या क्या होगा रत्न पहनने से? रत्न पहनने से आप कालिदास यानी कि कली की तरह आपका मुंह खुला रहेगा हमेशा, कली की तरह प्रसन्न रहोगे हमेशा, ठीक है। खाने पीने की कोई कमी नहीं होगी, कहा पनाक। मन में किसी तरह की कोई शंका नहीं रहेगी, शंकु, ठीक है। और आपको मन चाहा वर मिल जाएगा, वरा मीरा वरा रुचि, ऐसे याद रखना, ठीक है। और आपके आसपास वेताल भूत ये लोग नहीं भटकेंगे, ठीक है। तो ये फ़ायदे होंगे नवरत्न के पहनने के, ठीक है। तो बस ऐसा याद रखना आपको, ये सबके नाम याद हो गए। अब बाकी देख लेना, कालिदास तो पता ही है, पोएट थे। कहा पानाक एस्ट्रोलॉजर थे। शंकु क्या थे? आर्किटेक्चर की फील्ड में थे। वरा मीरा क्या थे? एस्ट्रोनॉमिकल और मैथमेटिकल फील्ड में थे। वरा रुचि ग्रामेरियन थे, संस्कृत स्कॉलर थे। वेताल भट्ट मैजिशियन थे। ऐसे करके नवरत्नास कि किस फील्ड से जुड़े थे याद रख लेना। और नाम तो मैंने आपको याद करवा ही दिया, ट्रिक्स फिर से देख लेना, ठीक है। अब गुप्ता एम्पायर में एडमिनिस्ट्रेशन में टेरिटरीज का डिवीजन कैसे हुआ था वो देख लो। तो कैसे याद रखोगे? गुप्तास की 3 बीवियाँ थीं, गुप्तास की बीवी 3 थी, ठीक है। तो कैसे? ऐसे बस गुप्तास की बीवी 3 थी, मतलब गुप्तास ने भुक्ति सबसे ऊपर, नीचे विषया, विथि और विलेज। तो BV3, ठीक है, 3V3 हैं और भुक्ति हो गया। तो भुक्ति, विषया, विथीज, विलेजेस, ये सीक्वेंस याद रखना, ठीक। कई बार सीक्वेंस ही अरेंज करने को दे देता है चुपचाप, तो ये सीक्वेंस याद रखना।
गुप्तास के एडमिनिस्ट्रेशन की, ठीक है। नेक्स्ट, गुप्तास के टाइम पे कुछ टैक्स लगते थे, जिनमें से क्लिप्तका और उपक्लिप्तका मतलब सेल्स टैक्स एंड परचेस टैक्स, ठीक है। किसी भी तरह की खरीद और फरोख्त में अगर आप लिप्त हो तो आपके ऊपर क्लिप्त टैक्स लगेगा, ठीक है। खरीदने में या बेचने में लिप्त हो अगर, तो आप पे क्लिप्त टैक्स लगेगा। दूसरा, हली वक्रा। हली वक्रा एक तरह का टैक्स स्लैब था उनके ऊपर, जो कि खेत वगैरह को प्लो करने का काम करते थे, ठीक है। तो उनको टैक्स पे करना पड़ता था। तो बस कैसे याद रखोगे, प्लो मतलब ही होता है हल, हल चलाना मतलब प्लो चलाना, बस हल से याद रखना, प्लो चलाने वाले लोगों को टैक्स पे करना पड़ता था, ठीक है। नेक्स्ट इज बाली। बाली क्या था, एक तरह का वॉलंटरी टैक्स था जो राजा को दिया जाता था। तो बस ऐसा है ना, राजा कैसा होता था, बलवान होते थे राजा, तो राजा को देना टैक्स, बलवान टैक्स, बाली टैक्स, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ भोग। भोग किसी को लगाना है तो क्या भोग लगाओ, गिफ्ट दोगे, फ्लावर दोगे, यही कहते हैं ना भोग लगाना। भगवान को भोग लगाने में क्या भोग लगाते हो, फ्लावर्स भोग लगाते हो, गिफ्ट देते हो, बस भोग लगाना, ठीक है। एक तरह का टैक्स जो भोग की तरह था, ठीक है, गिफ्ट और फ्लावर वुड्स वगैरह दे रहे हैं। भाग। भाग मतलब अपना हिस्सा देना। कितना हिस्सा, 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस, जितना आपके खेत में प्रोडक्शन हुई है उसका 1/6 भाग, भाग। भत्ता, पुलिस टैक्स, पुलिस को भत्ता दे रहे हैं, सिंपल है। शुल्क मतलब कस्टम ड्यूटी, टोल टैक्स। इस तरह से गुप्तास के टैक्सेस भी आपको याद हो गए, ठीक है। गुप्तास के टाइम पे भी लैंड के कुछ टाइप्स थे, उन लैंड के टाइप्स का मतलब पता होना चाहिए आपको। जैसे क्षेत्र भूमि है, किसी क्षेत्र में कोई भूमि है वो अच्छी कब मानी जाएगी, जब वो कल्टिवेबल हो, वहाँ पे खेती हो सके, तभी वो क्षेत्र भूमि अच्छी मानी जाएगी, कल्टिवेबल है तो, ठीक है। तो इसलिए क्षेत्र भूमि यानी कल्टिवेबल लैंड। नेक्स्ट इज खिला। खिला यानी कि वेस्ट लैंड। तो देखो अपोजिट है, एक तो कह रहा है खिला। अब कोई चीज़ अगर वेस्ट है तो वहाँ कुछ कैसे खिल सकता है, कोई लैंड अगर वेस्ट लैंड है तो कुछ खिलेगा थोड़ी वहाँ। तो खिला इज़ नॉट इक्वल टू वेस्ट लैंड, तो ऐसे याद रखना, खिला वेस्ट, कहीं वेस्ट है तो कुछ कोई फूल थोड़ी खिल सकता है वहाँ, बस। बस्ती भूमि, हैबिटेबल लैंड। अब देखो बस्ती कहाँ है, जहाँ पे लोग रहते हैं, मतलब हैबिटेट जहाँ पे लोगों का हो, बस्ती हैबिटेबल लैंड, बस्ती हो गई ना जहाँ पे लोग रह रहे हैं। गोपत सराह, पास्चर लैंड। पास्चर लैंड मतलब जहाँ पे घास वगैरह हो, घास कौन चरता है, गाय, तो गाय गोपत, ठीक है, पास्चर लैंड, ऐसे याद रखना। अप्रहर्ता भूमि, फॉरेस्ट लैंड। अप्रहर्ता थोड़ा थोड़ा अरण्यक से साउंड कर रहा है ना, अरण्यक मैंने बताया था अभी, उसको क्या बोला था, फॉरेस्ट बुक बोलते हैं। तो वैसे ही अप्रहर्ता मतलब फॉरेस्ट लैंड। ऐसे कुछ भी ट्रिक्स बना के बस एक बार अपने दिमाग में घुसा लो इन चीज़ों को, ताकि निकल ना पाए एग्ज़ाम तक। एग्ज़ाम के बाद निकल जाए, एग्ज़ाम तक नहीं निकलने देना है, ठीक है। तो ये हो गया आपको याद। नेक्स्ट हम देखेंगे गुप्ता पीरियड के कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स को और उनके ऑथर्स के बारे में। जैसे ये ऑथर्स हैं और ये बुक्स के नाम है, तो किसने कौन सी बुक लिखी, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको पता होना चाहिए अगर आप एग्ज़ाम में कॉन्फिडेंट फील करना चाहते हो तो। क्वेश्चन आए ना आए, ये चीज़ें याद होने से आपको कॉन्फिडेंस आता है, और पूरा एग्ज़ाम ही प्रिलिम्स कॉन्फिडेंस का ही गेम है, तो ये चीज़ें याद करके जाओ। कालिदास ने कौन कौन सी बुक लिखी, विक्रमावर्षिया, मालविकाग्निमित्रम, रघुवंशा, ऋतुसंभरम, मेघदूतम, अभिज्ञान शकुंतलम, ये सारी किताबें कालिदास की हैं। याद कैसे रखोगे, अगर आप काली माता के दास बन जाते हो ना, मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा काली पूजा करने लगते हो, काली माता के दास बन जाते हो, तो आप सबसे पहली बात तो आपको वर्ष भर आपकी आयु में बहुत सारे वर्ष ऐड हो जाएंगे, ठीक है, मतलब वर्ष ही वर्ष ऐड हो जाएंगे आपकी आयु में, आयु बढ़ जाएगी। दूसरा, अग्नि वगैरह आपकी मित्र बन जाएंगी, आपको अग्नि से डर नहीं लगेगा, ठीक है। मेघ आपके कंट्रोल में हो जाएंगे, जो बादल वगैरह हैं। ऋतु आपके कंट्रोल में हो जाएगी, ठीक है, सारी ऋतुएं कंट्रोल कर लोगे। अग्नि आपके मित्र बन जाएगी, मेघ आपके कंट्रोल में हो जाएगा, मेघ आपके दूत बन जाएंगे, ठीक है। जो रघु मतलब भगवान राम जो हैं वो भी आपके वश में हो जाएंगे काली की पूजा करने से, ठीक है, क्योंकि वो खुद काली की पूजा करते थे। तो बस रघु आपके वश में हो गए, ऋतु आपके कंट्रोल में हो गई, मेघ आपके दूत बन गए, और ज्ञान वगैरह आप में कुंटल भर के डाल दिया गया। तो बस काली की पूजा करने से भी फ़ायदा हो रहा है, ऐसे याद रखना। कई सारे वर्ष बढ़ गए आपकी उम्र में, ठीक है, अग्नि आपकी मित्र बन गई, ऐसे कुछ भी बना के बस एक बार याद कर लो, ठीक है। नेक्स्ट इज भाषा। भाषा के 3 वर्क्स हैं, स्वप्नवासुदत्ता, चारुदत्ता और प्रतिज्ञान गंधर्व। कैसे याद रखोगे, देखो एक प्रतिज्ञा ले लो कि सपने में भी मैं चार्मिंग भाषा ही बोलूँगा, बस याद हो गया। एक प्रतिज्ञा ले लो कि सपने में भी मैं चार्मिंग भाषा ही बोलूँगा, याद आ गया ना। अब तीनों याद रखना। अच्छा, इसमें इतना याद मत रखना कि कौन सा इकोलॉजी का है, कौन सा ड्रामा है, बस आप नाम और बुक से याद करो, जितना मैं बोल रहा हूँ उतना करो सिर्फ, ठीक है। नेक्स्ट इज विशाखा दत्त ने लिखी है मुद्र राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम। कैसे याद रखोगे,
मुद्रा, एक मुद्रा में पूजा करनी है, किसकी? देवी विशाखा की। देवी विशाखा की पूजा करनी है एक पर्टिकुलर मुद्रा में, बस ऐसे याद रख लो। मुद्रा बना के देवी की पूजा करनी है, कौन सी देवी की? देवी विशाखा की। देवी विशाखा की पूजा करनी है एक मुद्रा में, ऐसे याद रखना, ठीक है। शूद्रक का मृच्छकटिका और हरिशिना का प्रयाग प्रशस्ति तो बहुत फेमस है, तो आपको याद ही होगा, तो देयर इज़ नो ट्रिक फॉर दिस। इसकी ट्रिक की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि ये बहुत पॉपुलर है, ये तो याद ही होता है, ठीक है सबको। नेक्स्ट इज दंडिन, काव्य दर्शन। ये अभी आगे बताता हूँ। अमर सिम्हा देख लो, अमर सिम्हा, अमर कोश, नाम से लग रहा है ना दोनों सेम है। ये ग्रामर की बुक्स हैं, वैसे ये नहीं बात तो चलेगा, बस इतना ना। अमर सिम्हा ने क्या लिखा? अमर कोश। चंद्र गोमिन ने क्या लिखा? चंद्र व्याकरण, नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है। अच्छा, विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र लिखा, ये तो सबको पता है, पंचतंत्र की कहानियाँ किसने लिखी है? विष्णु शर्मा ने, ठीक है। यहाँ पे देख लो कि अगर आपका कोई दास है, गुप्ता टाइम में मान लो कोई दास होता था गुप्तास के टाइम में, और उसने गलती से काव्य वगैरह पढ़ लिया ना, तो उसको दंड मिलता था, ठीक है। तो गुप्ता पीरियड में अगर कोई दास होता था, उसने गलती से काव्य वगैरह पढ़ लिया, एंजॉय कर लिया, तो उसको दंड मिलता था। तो काव्य भी दंडिन और दास है तो दंडिन। दास ने काव्य पढ़ा, उसको दंड मिलेगा, इसलिए मैंने इसको यहाँ नहीं बढ़ाया था, ठीक है। तो दोनों एक साथ समझ लिया, दंडिन दोनों का है। दंडिन का ही काव्य दर्शन भी है और दंडिन का ही दश कुमार चरित्र है। तो ये दोनों बुक के नाम याद रखना। नेक्स्ट इज ईश्वर कृष्ण, लिखा किसने है? लिखा क्या है इन्होंने? संख्या कारिका, ठीक है। तो कैसे याद रखोगे? कितने ईश्वर हैं तुम्हें क्या पता? तुमने संख्या करी है क्या? हाउ हाउ डू यू नो कितने ईश्वर हैं? तुमने संख्या करी है क्या? तो बस ईश्वर कितना तुम्हें क्या पता, संख्या करी है क्या, ऐसे याद रखना। नेक्स्ट इज प्रशस्ति पदा। प्रशस्ति पदा ने क्या लिखा है? धर्म संग्रह, धर्म संग्रह, ठीक है। तो धर्म को कोई परास्त नहीं कर सकता, ऐसे याद रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट इज आचार्य व्यास, व्यास भाष्य, नाम से ही सब समझ आ जा रहा है, ठीक है। वत्स्यायन ने व्यास भाषा, नाम से ही समझ आ रहा है, ठीक है। व्यास, वत्स, व्यास, ये सब इन्हीं का है, ठीक है। वत्सायन ने क्या लिखा है? कामसूत्र, ये सबको पता ही होता है, इसमें तो बताना ही नहीं है कुछ। तो आगे चलते हैं। कुछ और राइटर्स थे गुप्ता टाइम में। आर्यभट्ट थे, जिन्होंने आर्यभट्टियम लिखी। इन्होंने ही पहली बार बोला कि अर्थ का शेप स्फेरिकल है। इन्होंने जीरो इन्वेंट करा, डेसिमल सिस्टम इन्वेंट करा, किसने? आर्यभट्ट ने, ठीक है। नेक्स्ट इज वराह मीरा। वराह मीरा ने पच सिद्धांतिका लिखा। इनका जो वर्क है वो है बृहत संहिता, वन ऑफ द ग्रेट वर्क इन संस्कृत लिटरेचर, ठीक है। बाकी चरक एंड सुश्रुत भी थे, गुप्ता पीरियड के टाइम से पहले ही रहते थे चरक और सुश्रुत। तो चरक ने क्या लिखा है? चरक संहिता, मेडिकल ट्रिटाइस है। तो ये चीज़ें आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे लेटर चोला रूलर की लोकल बॉडीज़ के बारे में। इनका लोकल बॉडीज़ बहुत फेमस है। चोला एडमिनिस्ट्रेशन की जो लोकल बॉडीज़ है ना, लेटर वाले, ये संगम एज वाले चोला नहीं है, बाद वाले चोलास की बात हो रही है, जिनको ग्रेटर चोलास बोलते हैं, ठीक है। तो इनकी लोकल बॉडीज़ से क्वेश्चंस बहुत आता है। तो ये 4 तरह की थी लोकल बॉडीज़, उरार, सभाइयार, नगरत्तार और नाटार, ठीक है। तो बस इनमें डिफरेंस है। नाटार जो है वो क्या होता था? असेंबली ऑफ लैंड होल्डर्स ऑफ उर्स इन नाडू, ठीक है। एक नाडू होता था जो ग्रुप ऑफ उर है। ग्रुप ऑफ उर मतलब उर क्या होता था? पीजेंट सेटलमेंट होता था। तो पीजेंट सेटलमेंट से कई सारे ग्रुप मिलकर नाडू बनाते थे, ठीक है। और उन नाडू में जो उर्स होते थे, लैंड होल्डर्स होते थे, उनकी असेंबली को बोलते थे नट्टार, ठीक है। नट्टार देख लिया। मिली तो इनके नाम पता होने चाहिए बस आपको। उरार क्या था? उरार जो है पीजेंट सेटलमेंट्स वेर कॉल्ड उर, जो पीजेंट सेटलमेंट थे उनको उर बोलते थे। और उरार जो थे उनमें वो टेम्पल्स की देखभाल करना, टैंक्स की देखभाल करना, वाटर की देखभाल करना, इनका काम था। सभाइयार क्या था? सभाइयार लोकल असेंबली दैट लुक्ड अफेयर्स ऑफ ब्रह्मदेव। ब्रह्मदेव मतलब जो ब्राह्मणों को लैंड डोनेट किया जाता था ना, उसको ब्रह्मदेव बोलते थे। तो उसकी देख रेख कौन करती थी? एक असेंबली करती थी, जिसको सभाइयार बोलते थे। नगरत्तर एक अर्बन सेंटर था, ठीक है, जिसमें ट्रेडर्स वगैरह अपना आर्टिसंस वगैरह होते थे। तो कैसे याद रखोगे? नगरत्तर मतलब ही है आपका अर्बन, ठीक है, इतना याद रख लेना। सभा का मतलब ही है असेंबली, लोकल असेंबली, ब्रह्मदेव के लिए बनाई गई है। ऐसे कुछ बना के इसको याद रख लेना ट्रिकल। इन चारों को ज़रूरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट आप चोलास की इकोनॉमी के बारे में देख लो। चोला के टाइम पे रेवेन्यू का डिपार्टमेंट हुआ करता था जिसका नाम था पूर्वाबुरी तिनाई कलम, ठीक है। और इसमें सर्वेयर्स होते थे लैंड के, जिनको कहा जाता था नाडू वगई से कियार्य, ठीक है। तो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू तो बोल दिया पूर्वाबुरी, ठीक है, और सर्वेयर्स को बोल दिया नाडू वगई से कियार्य, ठीक है। तो याद कैसे करोगे? कोई आपसे, आपको किसी ने रेवेन्यू लेने के भेजा,
ठीक है। तो आपने जब रेवेन्यू लेकर आए, आपसे पूछा गया पूरा किया यानी कंप्लीट किया क्या, तो बस पूरा याद रखना। रेवेन्यू क्या, पूरा वसूल लिया, पूरा रेवेन्यू वसूल किया, ऐसे पूछा गया। ठीक है। तो उसने बोला मैंने अभी सर्वे किया है, बस सिर्फ सर्वे किया है। तो फिर आपने पूछा किसका सर्वे, लैंड का, बोला हाँ लैंड का सर्वे किया और सिर्फ आगे से किया, सिर्फ आगे से किया, आगाही से किया लिखा है ना, आगाही से किया, तो बस आगे से किया, इतना याद रखना है। रेवेन्यू पूरा किया, हाँ कैसे किया, सर्वे किया, सर्वे कैसे किया, आगे से किया। ठीक है। नाडू वगई से किरा, मतलब आगे से किया। ठीक है। ऐसे करके इसको बस कुछ भी बना के एक बार दिमाग में ठूंस लो, ठूंस गया तो याद रह जाएगा। ठीक है। हार मत मानना, हिम्मत मत हारना, पूरा लेक्चर देखो और सब कुछ याद करके ख़त्म कर दो आज। यूनिट ऑफ लैंड मेजरमेंट्स, कुली वैली पट्टी, ये सब क्या थी, यूनिट ऑफ लैंड मेजरमेंट। ठीक है। बस इतना याद रखना, ये सब अगर क्वेश्चन आ जाए क्या था, तो चोला टाइम में लैंड मेजरमेंट सिस्टम था, कुली वैली पट्टी ये सब। ठीक है। नेक्स्ट इज कुछ टैक्सेस होते थे चोला टाइम में, कुदीमाई ओपाती इराई कचिन्ना नेलू, ये सब टैक्सेस होते थे। जो तो कुदीमाई टैक्स था वो कल्टीवेटिंग टेनेंट्स पे लगाया जाता था। कैसे याद रखोगे, कल्टीवेशन कैसे होता है, खुदाई, कल्टीवेशन मतलब खुदाई। ठीक है। तो खुदाई हो रही है, बस याद हो गया, कुदीमाई कल्टीवेटिंग टेनेंट्स। ठीक है ना। ओपाती मतलब टैक्सेस लिवाइड बाय किंग एंड लोकल चीफ्स। ठीक है। ओपति, तो ओपति मतलब चीफ, चीफ्स वगैरह पे जो है कलेक्ट कर रहे हैं वो लोग। ठीक है। तो चीफ कलेक्ट कर रहे हैं, चीफ को क्या बोलते हैं, पति बोलते हैं ना, सेनापति हो गया, रक्षापति, ऐसे करके ओपति। तो चीफ वगैरह जो टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं वो ओपति हो गया। ठीक है ना। नेक्स्ट इज काइंड में अगर कोई टैक्स किसी को दे रहा है तो उसको इराई कत्तीना नेलू बोलते हैं। इराई कत्तीना लेनू मतलब कोई अगर काइंड है किसी को लेकर, इसका मतलब उसकी उसका कट्टी नहीं है, कट्टी नहीं है उसकी उससे। ठीक है। काइंड है, दे आर नॉट इन कट्टी टर्म्स, दे आर काइंड टू ईच अदर। बस इतना याद रखना। इन तीनों टैक्सेस का नाम याद रखना कि ये तीनों चीज़ें क्या है, टैक्स हैं चोला एम्पायर के। इतनी चीज़ें आपको चोलास के बारे में पता होनी चाहिए। बाकी चोलास के टाइम पे कुछ लैंड के टाइप भी देख लो, जैसे वेलन वगई एक नॉन ब्राह्मण लैंड था। ठीक है। जो नॉन ब्राह्मण पीजेंट्स होते थे उनके पास जो लैंड होता था उसको वेलन वगई बोलते थे। ठीक है। तो नॉन ब्राह्मण्स को उस टाइम पे ऐसे वेला ही समझा जाता था, तो बस ऐसे था ना, वेलन वगई नॉन ब्राह्मण। ठीक है। ब्रह्मदेव ऐसा लैंड जो ब्राह्मण्स को गिफ्ट कर दिया गया, दे दिया गया, ब्रह्मदे। ठीक है ना। शाल भोगा मतलब ऐसा लैंड जो कि मेंटेनेंस ऑफ अ स्कूल के लिए रखा गया है। शाला स्कूल, पाठशाला होती है ना स्कूल में, पाठशाला, तो बस शाला भोगा, इसको याद रखना। देवदान ऐसा लैंड जो कि टेम्पल्स को गिफ्ट किया गया है, देव को गिफ्ट कर दिया गया। ठीक है। पलिच्छंदम लैंड डोनेटेड टू जैन इंस्टीट्यूशन। अब कैसे याद रखोगे, पल्ली जैन याद है ना, जैन में एक वो भी थे मल्लीनाथ, वैसे ही पल्ली याद रख लो बस, जैन पल्ली मल्लीनाथ, ऐसे करके याद रखना, जैन पल्ली। ठीक है ना। बाकी चोलास के टाइम का कुछ इंपॉर्टेंट लिटरेचर भी देख लो, जैसे कि कलिंगाथु परानी, ये वॉर ऑफ कलिंग के ऊपर लिटरेचर लिखा है। लिखा किसने था, ये वॉर सॉन्ग है एक तरह का, तमिल पोएम में, इसको लिखा था जयांगोंधर ने। तो याद कैसे रखोगे, कलिंग के वॉर के ऊपर लड़ाई है, तो मतलब जंग के ऊपर है ये पोएम, तो जंग जयंग, जंग ऑफ कलिंग। ठीक है। जंग ऑफ कलिंग यानी कि कलिंगाथु परानी। अब कभी नहीं बोलोगे ना, बस जयांगोंधर देखते ही आपको याद आना चाहिए, जंग। ठीक है ना। नेक्स्ट इज रामावतारम, ये तमिल रामायण है, इसको कम्मा रामायण बोलते हैं क्योंकि कम्मन ने लिखी है। सिंपल है, इसमें क्या ही याद करना, रामा कम्मन। ठीक है। ऐसे करके याद रख लेना। नेक्स्ट इज पेरिया पुराणम, ये एक तरह का बहुत बड़ा पुराण है, यानी कि एपिक है बहुत बड़ा, जिसको लिखा है सिक्किजर ने। कैसे याद रखोगे, पुराना सिक्का, पुराना सिक्का। ठीक है। पेरिया पुराना सिक्का, पेरिया पुराना सिक्का, सिक्किजर, ऐसे करके आपको लिटरेचर भी चोला के फटाक से याद करवा दिए। बाकी पालास के टाइम पे रूल ऑफ तो मैंने बता ही दिया था, गोपाला, रामपाल, धर्मपाल, ये सब बता दिया था ना मैंने अभी यूनिवर्सिटीज़ के टाइम पे किसने कौन सी बनाई। इसमें पालास के टाइम पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट देख लेना कि सुधाकर नंदी ने रामचरित लिखी है। ठीक है। बिकॉज लास्ट ईयर अयोध्या राम टेम्पल बना, तो रामायण वाली सारी चीज़ें पता होनी चाहिए आपको कि रामचरित किसने लिखा है, पालास के टाइम पे सुधाकर नंदी ने लिखा है। ठीक है। ये नाम याद रखना चाहिए। बाकी कम्मन वाला मैंने आपको बता ही दिया पीछे, कम्मन ने तमिल रामायण लिखी है। तो बस रामचरित सुधाकर नंदी, ये नाम याद रखना एक बार। ठीक है ना। अब हम स्टार्ट करते हैं मेडिवल हिस्ट्री को। मेडिवल हिस्ट्री में दिल्ली सल्तनत से शुरू करते हैं। तो देखो इन डायनेस्टी का सीक्वेंस याद रखना, स्लेव डायनेस्टी, खलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी और लोधी डायनेस्टी। ऑल्दो ये बहुत आउटडेटेड क्वेश्चन है, अब तो शायद सीक्वेंस नहीं पूछेगा, इनके राजाओं के बारे में पूछता है। जैसे आजकल सैयद डायनेस्टी से क्वेश्चन बताने लगे हैं, तो इन सबको एक बार अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है। मेरा काम है आपको ट्रिक्स बताना, तो मैं ये डायनेस्टीज़ नहीं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर, तो बस इसको सीक्वेंस तो देख लो एक बार।
ठीक है, किसका क्या टेन्योर था वो देख लेना, राइट। अभी हम देखते हैं क्या, दिल्ली सल्तनत के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में देखते हैं फटाक से। अब ये जो दिल्ली सल्तनत के एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स हम देखने जा रहे हैं, ये ओवरऑल दिल्ली सल्तनत के डिपार्टमेंट्स हैं। ये नहीं कि हम किसी खलजी की बात कर रहे हैं या स्लेव डायनेस्टी की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं। ओवरऑल दिल्ली सल्तनत की बात कर रहे हैं कि इसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हुआ करते थे, क्योंकि एग्जाम में ओवरऑल ही क्वेश्चन आता है। एक डिपार्टमेंट था दीवाने मुस्तक राज का, जो कि अलाउद्दीन खलजी ने इस्टेब्लिश किया था, ठीक है। रेवेन्यू कलेक्शन का डिपार्टमेंट था ये। याद कैसे रखोगे, अलाउद्दीन खलजी के टाइम पे रेवेन्यू कलेक्शन मस्ट था, दीवाने मुस्तक राज, ठीक है, ऐसे करके याद रखना। नेक्स्ट इज दीवाने रियासत, ये भी अलाउद्दीन खलजी के टाइम पे था, मार्केट कंट्रोल के लिए था कि प्राइसेस वगैरह रेगुलेट हो सकें, ठीक है ना। तो याद कैसे करोगे, रियासत को अगर अच्छे से चलाना है तो मार्केट कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा किसने कहा था, अलाउद्दीन खलजी ने कहा था कि रियासत को अच्छे से चलाना है तो मार्केट को कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है। और अलाउद्दीन खलजी ने और क्या कहा कि रेवेन्यू कलेक्शन इज़ मस्ट। तो ये दोनों अलाउद्दीन खलजी के हो गए। नेक्स्ट मोहम्मद बिन तुगलक ने इस्टेब्लिश किया था दीवानी अमीरी कोही, एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए। तो याद कैसे करोगे, एग्रीकल्चर के बिना कोई अमीर नहीं हो सकता, कितनी भी कोशिश कर ले, ठीक है ना। तो बस एग्रीकल्चर के बिन मतलब मोहम्मद बिन तुगलक, कोई अमीर नहीं हो सकता, यानी दीवानी अमीरी को ही। सिंपल है, याद हो गया, राइट। नेक्स्ट इज दीवाने खैरात, इस्टेब्लिश्ड बाई फिरोज तुगलक, जिसका काम था लोगों को चैरिटी देना, किसको, पुअर, विडोज और ऑर्फेंस को। और एक और डिपार्टमेंट था फिरोज तुगलक का, जो उसमें वो स्लेव्स को मैनेज करते थे, जिसका नाम था दीवानी बंदगन। तो याद कैसे रखोगे, देखो खैरात बांटते फिर रहे हैं, खैरात मतलब चैरिटी, खैरात बांटते फिर रहे हैं, खैरात बांटते फिर रहे हैं किसको, टू बंद लोगों को, यानी कि स्लेव्स को। दोनों एक साथ कवर हो गया ना, फिर वो साथ टुकल दो। तो खैरात बांटते फिर रहे हैं टू बंदी यानी कि स्लेव्स को खैरात बांटते फिर रहे हैं, ऐसे करके ये दोनों डिपार्टमेंट याद कर लेना। नेक्स्ट बलबन की बात करें तो बलबन ने इस्टेब्लिश किया था दीवानी अर्ज। दीवानी अर्ज में ए आर आ रहा है और आर्मी में ए आर आ रहा है, तो अर्ज मतलब आर्मी, कभी नहीं भूलोगे ना। और अर्ज मतलब आर्मी, स्टार्ट किसने किया, आर्मी मतलब जिसके पास बल हो, तो बल कहते हैं ना, सहस्त्र सीमा बल, हमारे बल, तो आर्मी इज लाइक बल, तो बल, आर्मी, अर्ज, ये तीनों चीज़ें कनेक्टेड हैं, याद रखना। दीवानी रिसालत रिलीजियस इश्यूज एंड फॉरेन रिलेशंस की बात करता है। कैसे याद रखोगे, रिसालत रिलीजियस, रिसालत रिलीजियस, ठीक है ना। दीवानी इंशा, ये करस्पॉन्डेंस और कम्युनिकेशन की बात करता है, तो बस इंशा कम्युनिकेशन, ठीक है, इंशा कम्युनिकेशन एक जैसा वर्ड है ना, याद रखना इसको। वजारत मतलब वजीर, बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट थी, और तुगलक के टाइम पे तो मतलब अपने जेनिथ पहुंच गई थी ये पोस्ट, तुगलक के टाइम पे ये वजीर बहुत पावरफुल हो गए थे। तो बस वजीर का काम यही था कि रेवेन्यू और फाइनेंशियल मैटर्स को देखना, वजारत रेवेन्यू और फाइनेंशियल मैटर को देखना। कुछ मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन भी देख लो कैसा था सल्तनत में। तो याद रखना कि सुल्तान जो था वो तो चीफ कमांडर था आर्मी का, ठीक है। बाकी आर्मी का जो ऑर्गेनाइजेशन था उसमें जो पोस्ट थी वो डेसिमल सिस्टम पे बेस्ड थी। जैसे सबसे ऊपर जो होता था इंसान वो होता था सरखेल, ठीक है, सरखेल। तो हेड ऑफ द ट्रूप ऑफ द हॉर्समैन, हेड ऑफ द ट्रूप ऑफ द हॉर्समैन, राइट, ये याद रखना सबसे पहली बात। तो मतलब सारा खेल किसका है, सारा खेल है घोड़ों का, जिसके पास घोड़े हैं सारा खेल उसी का है, ऐसे याद रख लेना। अब जिसके पास 10 सरखेल से ज़्यादा हैं, 10 सरखेल से ज़्यादा जिसको संभालना है वो है सिपह सलार। सिपह सलार के अंदर में 10 से ज़्यादा सरखेल आते हैं, ठीक है, सिपह सलार, ठीक है। इसको कैसे याद रखोगे सिपह सलार को, तो इसको ऐसे याद रखना है कि अगर आपके पास घोड़े हैं तो आपका सारा खेल ही आपका है, लेकिन अगर आप 10 सरखेल किसी के पास है तो वो सिपाही कहलाएगा, ठीक है। और अगर किसी के पास 10 सिपह सलार हो गए तो वो और अमीर हो जाएगा, और कोई अगर और ज़्यादा किसी के पास अमीर आ गए तो फिर वो मालिक बन जाएगा, ठीक है। और किसी के पास 10 मालिक ही आ गए तो फिर वो खूब खाना खाएगा, खाने पीने की कमी नहीं होगी, खान बन जाएगा, ठीक है, खाना खाएगा। तो ऐसे इसकी सीक्वेंस बात याद रखने के लिए बोला है, एक बार याद रख लेना, सारा खेन, सिपह सलार, आमिर, मालिक, खान, और किसका मतलब क्या है ये याद रख लेना, ठीक है ना। अब कुछ टैक्सेस को देख लेते हैं। जो खरच टैक्स है वो एग्रीकल्चर पर लगता था, लैंड टैक्स था। तो कैसे याद रखोगे, खरच मतलब एग्रीकल्चर का टैक्स है, खरीफ क्या होती है, क्रॉप होती है ना, खरीफ खरच, ठीक है। वैसे ही लैंड टैक्स है, एग्रीकल्चर पर लगता है। तो कैसे एग्रीकल्चर पर लगता है,
ऐसा एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जो कि नॉन मुस्लिम लैंड ओनर्स ने किया है, ठीक है, मुस्लिम्स पे नहीं लगता। अगर मुस्लिम्स पे ऐसा टैक्स लगे तो उसको उश्र बोलेंगे, यानी कि कि वो टैक्स हम पे लग रहा है, मतलब मुस्लिम्स पे लग रहा है, ठीक है। उस टाइम सब मुस्लिम्स रूलर थे ना, तो जो मुस्लिम्स खुद पे टैक्स लगा रहे हैं यानी पे लगा रहे हैं, वो उश्र कहलाएगा, इस्लामिक टैक्स है जो कि मुस्लिम लैंड ओनर पे लग रहा है। वहीं पे जो खरज है वो भी एग्रीकल्चर टैक्स है, मगर वो नॉन मुस्लिम्स पे लग रहा है। तो आई होप ये दोनों आपको हमेशा याद रहेगा, खरज और उश्र क्या है। मुक्तई, मुक्तई मतलब आपको टैक्स देने से मुक्त कर दिया, टैक्स फ्री लैंड दे दिया आपको, जाओ ऐश करो, बस इतना सिंपल सा है। जिज़िया एक ऐसा टैक्स जो कि नॉन मुस्लिम्स पे लगता था, नॉर्मल लैंड टैक्स नहीं, नॉर्मल टैक्स नॉन मुस्लिम पे लगने वाला। अगर लैंड टैक्स है वो तो फिर खरज कहलाएगा, राइट। ज़कत, ज़कत एक रिलीजियस टैक्स था जो कि मुस्लिम कम्युनिटी से ही लिया जाता था चैरिटी के लिए, ठीक है, ये याद रख लेना। ज़कत रिलीजियस टैक्स कलेक्टेड फ्रॉम मुस्लिम्स, ठीक है। वहीं खुम्स, खुम्स क्या होता है, जो वॉर वगैरह में जो वेल्थ लूट के लाते थे ना उसको खुम्स बोलते थे, और वो सोल्जर्स और राजा आपस में बांट लेते थे। तो कैसे देखो खुम्स, खुम्स मतलब जो खून, ब्लड, ब्लड में जब वार होता है तो ब्लड गिरता है ना, तो ब्लड वगैरह से जो लूट के धन लाया जाता था उसको खुम्स बोलते हैं, यानी खून से लदा हुआ वेल्थ है ये, ऐसे करके याद रख लेना इसको। अच्छा, सल्तनत के टाइम पे दो तरह की करेंसी चलती थी, जित्तल और टंका। तो जो जित्तल होता था वो कॉपर का कॉइन होता था, ठीक है, और जो टंका होते थे वो सिल्वर के कॉइन होते थे, ठीक है। टांका यानी सिल्वर का कॉइन और जित्तल यानी कि कॉपर का कॉइन। तो ये जो टांका सिल्वर कॉइन है इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। याद कैसे रखोगे? इल्तुतमिश। टांका सिल्वर कॉइन मतलब टांका टूट गया, ठीक है, ऐसे करके याद रख लेना। टांका और सशगनी ये सिल्वर के कॉइन होते थे और जित्तल जो है वो कॉपर का कॉइन होता था, ठीक है। इतना बेसिक सल्तनत के बारे में, कॉइन्स के बारे में याद रखना। एक चीज़ और ध्यान रखना कि एक टाका इज इक्वल टू 48 जित्तल होता था, ठीक है। ये छोटे छोटे फैक्ट्स भी कई बार इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ आर्किटेक्चरल के बारे में, जो कि दिल्ली सल्तनत के रूलर्स ने कुछ चीज़ें बनवाई थी ना, तो उन बिल्डिंग्स के नाम वगैरह कैसे याद रखोगे, किसने क्या बनवाया था, तो एक आइडिया आपको होना चाहिए। तो देखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या क्या बनवाया था। तो दो तो इनके नाम से पता लग रहा है इन्होंने बनवाया, कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क और कुतुब मीनार। नाम से लग रहा है ना कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया होगा, कुव्वतुल कुतुब, ठीक है। दूसरा, ऐबक ने बनाया अढ़ाई, ऐबक अढ़ाई, ऐबक अढ़ाई, अढ़ाई दिन का झोपड़ा, ठीक है। तो ऐबक से अढ़ाई याद रखना और कुतुबुद्दीन से कुव्वतुल और कुतुब याद रखना, ठीक है ना। तो ये जो अढ़ाई दिन का झोपड़ा था ये अजमेर में था, कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क दिल्ली में था और कुतुब मीनार भी दिल्ली में है। इतनी चीज़ें याद रखनी है आपको। इल्तुतमिश ने क्या क्या बनवाया? तो इल्तुतमिश ने दो तीन चीज़ें बनवाई, हौज़े शमशी, शमशी ईदगाह और अटारकिन का दरवाज़ा, अटारकिन का दरवाज़ा, ठीक है ना। तो याद कैसे रखोगे? देखो, इल्तुतमिश ने दो चीज़ें तो शमशी शमशी करके बनवा दी, क्योंकि खुद मिश है तो शमशी शमशी, इल्तुतमिश शमशी शमशी करके, ठीक है, याद रख लेना इसको। दूसरा, बिकॉज ही इज़ अ सुल्तान, फर्स्ट सुल्तान था वो, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान यही था, इसने पहली बार अपना सुल्तान कहा, ठीक है। तो इल्तुतमिश क्योंकि पहला सुल्तान था, सुल्तान गढ़ी टॉम तो बनवाएगा ही ना, ही वॉज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान नहीं कहा था खुद को, बट इन्होंने खुद को सुल्तान कह दिया था। तो ही वॉज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत, तो सुल्तान गढ़ी टॉम बनवाया। और क्या बनवाया? अटारकिन का दरवाज़ा नागौर में। अटारकिन का दरवाज़ा कैसे याद रखोगे? इसको याद रखना कि सतर्क रहें, दरवाज़ा टूट सकता है, ठीक है, टूट सकता है। इल्तुतमिश, सतर्क रहें, दरवाज़ा टूट सकता है, ठीक है, ऐसे करके याद रखना। सतर्किन का दरवाज़ा, सतर्क किसको कर रहा है? इल्तुतमिश को, कि दरवाज़ा टूट सकता है, बस। वैसे तो ये अटर्किन है बट ट्रिक के लिए इसको सतर्क कर दिया, ठीक है ना। अटर्किन लिखा है, सतर्किन याद रख लेना। सतर्किन का दरवाज़ा इल्तुतमिश ने बनवाया, दरवाज़ा टूट सकता है। ये नागौर में था और ये बदाऊं में, ये दोनों दिल्ली में। नेक्स्ट देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या क्या बनवाया था। अलाउद्दीन खिलजी नाम से लग रहा है अलाई दरवाज़ा, ठीक है, नाम से लग रहा है हाजे अलाई, अलाई अलाई दोनों में है, तो मतलब ये दोनों दिल्ली में हैं और अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया है। इन्होंने एक चीज़ और बनाई थी, सूखा मॉस्क, ठीक है। अब हौज मतलब होता है कि वाटर रिजर्वायर, एक तरफ तो ये वाटर रिजर्वायर बना रहे हैं और दूसरी तरफ ये ऊखा मॉस्क बनवा रहे हैं, ऊखा मॉस्क राजस्थान में। अब राजस्थान में है तो ये सूखा ही होगा, इसलिए मैंने इसके आगे एस लगा दिया याद करने के लिए। एक तरफ तो दिल्ली में इनके पास वाटर रिजर्वायर बन रहे हैं, हौजे अलाई वगैरह, राजस्थान में क्या बनवा रहे हैं? सूखा मॉस्क। तो ऊखा मॉस्क को मैंने जानबूझ के सूखा मॉस्क कर दिया है याद करने के लिए, ठीक है ना, राजस्थान के लिए। अब आपके ऑप्शन में आपको ऊखा मॉस्क दिखेगा तो आपको राजस्थान भी याद आएगा और अलाउद्दीन खिलजी भी याद आएगा, ठीक है।
और याद रखना कि अलाउद्दीन खिलजी ने 1000 सतून बनवाए थे। दिल्ली में जो निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह है उसमें 1000 पिलर्स लगवाए थे अलाउद्दीन खिलजी ने। तो याद कैसे रखोगे? ही अलाउड, अलाउड मतलब अलाउद्दीन, अलाउड टू सिट ऑन पिलर्स, ठीक है, अलाउड टू सिट ऑन पिलर्स। हु अलाउड? अलाउद्दीन खिलजी अलाउड। सिट ऑन पिलर्स मतलब सेतून 1000 पिलर्स, ठीक है, हज़ारों सेतून या 1000, दोनों आपको क्या दिमाग में घुस गया ना कैसे भी करके, बस इसको ऐसे ही याद कर लेना, ठीक है। सिट ऑन पिलर्स यानी 1000 सेतून 1000 पिलर्स, बस इतना याद रख लेना। अलाउड यानी थी अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट इज बलबन को देख लेते हैं। बलबन एक तो टॉम ऑफ बलबन बनवाया दिल्ली में और दूसरा रेड पैलेस बनवाया। तो बलबन की पॉलिसी थी ब्लड एंड आयरन की, तो ब्लड मतलब रेड, ऐसे याद रख लेना। घियासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद फोर्ट बनवाया दिल्ली में, नाम से ही पता है तुगलक है तो तुगलक, घियासुद्दीन ने घिस घिस के बनवाया तुगलकाबाद फोर्ट, ऐसे याद रख लेना। सिकंदर लोदी ने बनवाई मोठ मस्जिद दिल्ली में, टॉम ऑफ सिकंदर लोदी बनवाया और लोदी गार्डन बनवाया। तो कैसे याद रखोगे? सिक्का जो है मोटा था, सिक्का बहुत ही मोटा था। सिक्का कैसा था? बहुत ही मोटा था। बस सिक्का मोटा याद रखना, बाकी ये दोनों तो याद ही रह जाएगा आपको। खिज्र खान ने क्या बनवाया? जमात खाना मस्जिद, ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, यू कैन स्किप दिस। दिल्ली सल्तनत में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएट थे जिनका नाम था अमीर खुसरो। इनको तूती हिंद बोला जाता था, पैरेट ऑफ इंडिया बोला जाता था, ठीक है। ये फर्स्ट मुस्लिम थे जो उन्होंने अपने आप को एज एन इंडियन आइडेंटिफाई किया था। अमीर खुसरो ने पहली बार अपने आप को इंडियन बोला था किसी मुस्लिम ने। अमीर खुसरो और शेख निज़ामुद्दीन औलिया, इन लोगों ने टोटल 7 सुल्तान्स ऑफ दिल्ली के रेंज को देखा था, ठीक है। जिसमें से अमीर खुसरो ने, मतलब समझ रहे हो, पूरा नसीरुद्दीन मोहम्मद से लेके बलबन वगैरह को और मोहम्मद बिन तुगलक तक इन्होंने देखा था। सभी राजाओं के रेंज में ये थे अमीर खुसरो ने, काफ़ी लंबे टाइम तक ये थे। इनको फादर ऑफ न्यू पर्शियन पोइट्री स्टाइल बोला जाता था, ठीक है। और इनके जो की कॉन्ट्रीब्यूशंस थे वो याद रखना, इन्होंने कौन कौन सी बुक लिखी, ठीक है। तो याद कैसे रखोगे कौन कौन सी बुक लिखी अमीर खुसरो ने? अमीर खुसरो ने कौन कौन सी बुक लिखी? देखो, एक तो फुतू फुतू कहीं दिखे, फुतू फुतू दिखे मतलब अमीर खुसरो की किताब है, ठीक है। दूसरा, आपको कहीं पे आशिक आशिक दिख जाए तो वो भी जो है अमीर खुसरो की किताब है। और तीसरा, आपको कहीं नूह तुग ये दिख जाए, नूह या तुग दिख जाए, नूह तुग दिख जाए तो मतलब अमीर खुसरो की बात, ठीक है। फुतू फुतू, नूह तुग, आशिका आशिका, ये सारी किताबें आपके आमिर खुसरो की ही होंगी हमेशा, याद रखना, राइट। बाकी अमीर खुसरो के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट बातें ये हैं कि इन्होंने एक नया पर्शियन पोइटिक स्टाइल स्टार्ट किया था इंडिया में, सबाके हिंदी, जिसको हिंदुस्तानी स्टाइल बोलते हैं। तो हिंदुस्तानी स्टाइल ऑफ म्यूज़िक अगर किसने स्टार्ट किया, क्वेश्चन आ जाए तो आमिर खुसरो का ही नाम लिखना। ये कव्वाली का अर्ली फॉर्म इन्होंने ही ओरिजिनेट किया इंडिया में, कव्वाली की शुरुआत इन्होंने की और तबला जैसे इंस्ट्रूमेंट इन्होंने ही इंट्रोड्यूस किए, अमीर खुसरो ने ही तबला वगैरह इंट्रोड्यूस किया इंडिया में, ठीक है। और इनको संस्कृत, हिंदी, पर्शियन सारी लैंग्वेज आती थी। इनके बारे में स्टेटमेंट में भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए मैं इतनी चीज़ें बता दी। नेक्स्ट, अब मेडिवल टाइम के कुछ राइटर्स और उनके कुछ बुक्स के नाम देख लो, ठीक है। इनको याद कर लो, क्योंकि मेन तो ये होता है ना, ऑथर्स और बुक्स याद नहीं होती किसी को, तो याद करवा देता हूँ। तवाक़त नसीरी, मिनहान उस सिराज, तो ये तो सिंपल है, सीरी सिराज याद रहेगा हमेशा, नहीं भूलोगे ना कभी। वर्ड पकड़ लिया करो, आपको पूरा याद करके नहीं बैठना है। कहीं भी नसीरी दिखे तो सिराज ढूंढ लेना, मैच कर लेना, सीरी सिरा, ठीक है। तारीख़ फ़िरोज़ ताही, ज़ियाउद्दीन बरनी, ठीक है। तारीख़ फ़िरोज़ ताही, ज़ियाउद्दीन बरनी। याद कैसे रखोगे? तारीख रोज़ बदलती है, तारीख रोज़ बदलती है, कितने बजे बदलती है? 12 बजे, ठीक है। तारीख रोज़ बदलती है 12 बजे, 12 बजे, ठीक है। तो बस तारीख, रोज़ और 12 ये याद रखना है। इनका नाम ज़ियाउद्दीन नहीं याद रखना, चलो बरनी याद रखना, ठीक, ठीक है। तो बस कोई ऐसे बोल दे तारीख रोज़ कब बदलती है? 12 बजे बदलती है ना तारीख, रात में, ऐसे याद रखना। फतवाए जहानदारी, ये भी बरनी ने लिखा था, बरनी ने फतवाए जहानदारी, ठीक है। तो फतवा कितने बजे इशू हुआ? 12 बजे, ठीक है। यह फतवा क्यों नहीं इशू हुआ? अभी 12 नहीं बजे क्या? ऐसे करके कुछ भी करके याद कर लेना, ठीक है। ये तो बरनी बरनी दोनों का नाम, बरनी में एक तो तारीख़ फ़िरोज़ तारी शाही और फतवाए जहानदारी, दोनों के नाम याद रखना। नेक्स्ट इज़ ताजुल मसीर, ताजुल मसीर किसने लिखा है? हसन निज़ामी ने, ये काट देना, हसन निज़ामी याद रखना बस, ठीक है। तो याद कैसे रखोगे? आपकी जो अम्मी है या आपकी जो मम्मी है या अम्मी है, वो कब हंसती हैं? सबसे ज़्यादा हंसती कब है? जब मासी का फ़ोन आता है। तो मम्मी मासी से बात करते बहुत हंसती हैं, तो बस
हसन निज़ामी बिकॉज शी इज़ टॉकिंग टू मासी ताजुल मसीर। ठीक है, ऐसे हल्की हल्की ट्रिक बना के ना आपके अगर 2-2 नंबर सही होते हैं और एग्जाम में टॉप कर जाते हो तो उसमें क्या अर्थ है, राइट। तो ताजुल मसीर पूरा नाम याद करने की ज़रूरत क्या है, बस मासी याद रखो। कहीं मासी दिखे तो अम्मी को ढूंढना, और अम्मी हंस रही हैं बिकॉज शी इज़ टॉकिंग टू मासी। ठीक है, नेक्स्ट इज तारीख मुबारक शाही याहिया बिन अहमद सरहिंदी इन्होंने लिखी थी। मुबारक शाही किसने लिखी, तारीख मुबारक शाही लिखी याहिया बिन अहमद सरहिंदी। ठीक है, कैसे याद करोगे, किसी को मुबारकबाद देनी है तो आप बहुत खुश हो तो आप क्या बोलोगे, याहू, मैं बहुत खुश हूँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है, आई एम गॉन मैड, मैं मैड हो चुका हूँ, तो मैं इतना मतलब कॉन्ग्रेचुलेशन देने में इतना अच्छा मतलब पागल हो चुका हूँ, ठीक से हिंदी नहीं बोल पा रहा हूँ। ठीक है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन बोल दिया, याहू बोल रहा हूँ, मैड बोल रहा हूँ, बट कॉन्ग्रेचुलेशन नहीं बोल पा रहा हूँ, बहुत बहुत मुबारक हो। तो मुबारकबाद देने के लिए एक्साइटेड हो गया बंदा, ऐसे करके इसको याद रखना। ठीक है ना, मुबारक शाही याहू, आई एम मैड, हिंदी नहीं निकल रही मुँह से, ऐसे करके याद रखना। तारीख मुबारक शाही याहिया बिन अहमद सरहिंदी, ये नाम याद रखना। बाकी ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फतूहत ई फ़िरोज़ शाही, ये किसने लिखी, फ़िरोज़ शाह तुगलक ने। फ़िरोज़ शाही है और फतूहत है, तो फ़िरोज़ शाह तुगलक नाम से पता चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे कन्फ्यूज़ होता है, ये फ़िरोज़ शाही था बट ये फ़िरोज़ शाह तुगलक नहीं, क्योंकि तारीख की बात आ रही है, तारीख कब बदलती है, 12 बजे बदलती है। यहाँ पे तारीख का नाम नहीं है फतूहत फ़िरोज़ शाही में, तो फ़िरोज़ शाह तुगलक इनका नाम है। ठीक है, गुलबदन बेगम इन्होंने लिखा था हुमायूं नामा, बहुत फेमस है, ये तो पता होता है सबको। नेक्स्ट इज़ किताबी नौरस, ये लिखी है इब्राहिम आदिल शाह सेकंड ने। ठीक है, ये याद कैसे करोगे, अभी रिसेंटली इब्राहिम अली खान की मूवी आई, इब्राहिम अली खान सैफ अली खान के बेटे हैं, इनकी मूवी आई, तो उस मूवी में काफ़ी नर्वस दिख रहे थे ये, बस नॉरस नर्वस इब्राहिम, नर्वस इब्राहिम, नई मूवी आई तो पहली मूवी थी बेचारे की, तो नर्वस था काफ़ी, तो काफ़ी ट्रोल हो गए वो। ठीक है, इब्राहिम अली खान की पहली मूवी थी, नर्वस हो गए, नॉरस, ऐसे याद रख लो। रिहला इवन बतूता। ठीक है, रिहला टूटा, कैसे टूटा, हिला, हिलाओगे ज़्यादा कोई चीज़ तो वो टूट जाएगी, हिला टूटा ऐसे करके याद रखना। ठीक है, रिहला टूटा। नेक्स्ट इज अब्दुल वहीद बिलग्रामी, अब्दुल वहीद बिलग्रामी, इनकी जो बुक है उनका नाम है हकाइके हिंदी, ये हकाइके नहीं है, हकाइके, हकाइके हिंदी। ठीक है, तो याद कैसे रखोगे, अब्दुल वहीद बिलग्रामी नाम से क्या लग रहा है, इनको उर्दू अच्छी आती होगी मगर इनको हिंदी बोलनी पड़ती होगी, तो ये हकलाने लगते होंगे, राइट, स्टैमरिंग करने लगते होंगे। तो हकीके हिंदी मतलब उर्दू तो इनको आती है, नाम से लग रहा है, बट अगर हिंदी बोलनी पड़े तो हकला रहे हैं, हकीक हकीक हकीक, हकीके हिंदी। ठीक है, ऐसे याद रखना। ऐसे भी याद कर सकते हो अगर आपका मन करे तो, कि हिंदी में इनका कुछ ऐसे हो जा रहा है। तंदीबुल अखलाक इब्न मिस्कवा। ठीक है, कैसे याद रखोगे, तांदी, इसमें देख लो आंधी आ रही है, आंधी आ रही है ना, तांधी, आंधी आ रही है मतलब मिस्ट्रल, मिस्ट्रल करके विंड पड़ी होगी ना आपने, बहुत ही पावरफुल विंड होती है, तो मिस्ट्रल विंड आ गई, तूफान आ गया, आंधी आ गई, आंधी मिस्ट्रल, ऐसे करके बस हल्का सा आपको ये 2 वर्ड याद रखना, पूरा नाम याद करने की ज़रूरत क्या है, आपको तो ऑप्शन सामने दिया रहेगा ना, आपको याद करके लिखना थोड़ी है कि इब्न मिस्का हुआ, आपको ऑप्शन मिला रहेगा एग्जाम में, आपको पहचानना है, मिस्क है मतलब मिस्ट्रल याद रखो, और तांधी यानी आंधी आ गई, ऐसे करके स्मार्ट स्टडी किया करो, स्टडी स्मार्ट IAS PCS पे। नेक्स्ट देख लो चंदायन, चंदायन मुल्ला दौड़, मुल्ला अभी हमारी चंद्रयान 3 क्या किया, चांद पे दौड़ गया, बस चांद पे दौड़ गया, चांद की दौड़ लगी है सारे नेशंस में। पद्मावती कथा दामोदर कवि, ये ईजी है, सबको पता होता है। राग विबोध सोमनाथ। ठीक है, अगर कोई बहुत अच्छा राग बजाए आपको तो आप सो जाते हो, बहुत स्लो स्लो राग अगर चल जाए तो आप सो जाते हो ना, ऐसे याद रखना। ठीक है, या फिर रागा का अगर स्पीच भी सुन लोगे आप तो अक्सर लोग सो जाते हैं। ठीक है, मतलब जैसे याद करने के लिए बता रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तूतीनामा टूटा, ख्वाजिया उद्दीन नक्शबी, कैसे याद रखोगे, एक नक्शा है जो टूटा हुआ है, टूटा नक्शा, टूटी नामा नक्शबी, तो टूटा नक्शा याद रख लो, टूटा नक्शा ऐसा बोलोगे याद हो जाए, टूटी नामा नक्शबी, राइट। बाकी ये इंपॉर्टेंट नहीं है। रागमाला पुंडरीक विट्ठल, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है और सबको याद भी होता है, तो याद करने की ज़रूरत नहीं है इसको, फिर भी आपको याद करना ही है तो माला ताला करके याद रखना। पुंडरीक विट्ठला है ना, तो रागमाला पुंडरीक विट्ठला, रागमाला पुंडरीक विट्ठला, बस माला माला ताला करके याद रखना, राइट। नेक्स्ट एक और किताब इंपॉर्टेंट है कृष्णदेव राय की, जिसका नाम है अमुक्त माल्यदा। अब अगर आपको मुक्ति चाहिए तो आपको कृष्ण की पूजा करनी पड़ेगी, हरे कृष्णा करना पड़ेगा, तब जाके मुक्त मुक्त हो पाओगे। तो अमुक्त माल्यदा कृष्णदेव राय की बुक है। जितनी बुक्स इंपॉर्टेंट थी मैंने सारी आपको बता दी।
एक ये भी देख लेना मन्ना सलोसा, ये सोमेश्वरा की बुक है, तो दोनों में देखो 16 सोमवार का व्रत रख रहे हैं, 16 सोमवार, 16 सोमवार, ठीक है। तो मल्लोसा सोमेश्वरा ऐसे करके याद रख लेना इसको, राइट। नेक्स्ट, विजयनगर डायनेस्टी के कुछ रूलर्स के नाम तो जरूर याद होना चाहिए और इन डायनेस्टीज के सीक्वेंस याद होनी चाहिए, ठीक है ना। देख लो इसको, संगम, सलुवा, तुलवा, अराविदु, ये तो देख लेना, याद हो जाएगा ना, इसमें कोई ट्रिक की जरूरत तो है नहीं। संगम, सलुवा, तुलवा, अराविदु। संगम के फाउंडर कौन थे? हरिहर एंड बुक्का थे। सुलवा के फाउंडर सलवा नरसिम्हा थे, राइट। तुलवा के फाउंडर कृष्णदेव राय थे और अराविदु के फाउंडर थे थिरुमल। ये जो चीज़ें आपको रटी होनी चाहिए, इसलिए आपको ब्रीफली मैंने दिखा दी एक बार। बाकी ये जो कृष्णदेव राय थे ना, इनके टाइम पे गोल्डन एज ऑफ तेलुगु लिटरेचर कहा जाता था, इसलिए इनके जो कोर्ट था उसमें 8 तेलुगु पोइट को रखते थे ये, जिनको 8 पिलर्स ऑफ लिटरेचर कहा जाता था और अष्ट दिग्गज कहा जाता था। किनके कोर्ट में? कृष्णदेव राय के कोर्ट में। तो इन अष्ट दिग्गज के नाम भी आपको पता होने चाहिए, ऑप्शन में आ जाए कि इनमें से कौन नहीं है अष्ट दिग्गज, तो एटलीस्ट पहचानने लायक तो रहो। एग्जैक्टली स्पेलिंग वाइज नाम रटना नहीं है, बस नाम पहचानना है कि इनके अष्ट दिग्गज कोर्ट में थे कि नहीं थे। कौन थे ये लोग? पोएट थे, ग्रेट पोएट ऑफ तेलुगु लिटरेचर, ठीक है। तो देखो पहचानोगे कैसे? अल्लाह मल्ला, ठीक है, ये दोनों तो हैं, अल्लाह मल्ला तो हैं, राइट। नेक्स्ट इज, इनमें और भी हैं, अल्लाह मल्ला और अयला, अयला, ये देखो तीनों एक जैसे नाम है ना, अल्लाह मल्ला और अयला। तो अल्लाह मल्ला और अयला ये तीनों तो हैं कृष्णदेव राय के अष्टदिग्गज में। और देखो पिंगाली और तेनाली भी हैं, पिंगाली और तेनाली भी हैं, ये भी याद हो गया आपको, राइट, पिंगाली तेनाली हैं। और कौन कौन है? रामराज भी हैं। अब इतना अच्छा अगर रामराज था, कृष्णदेव राय का राज इतना अच्छा था और रामराज ही बोलते थे, ऐसा था ना, रामराज भी थे। और 2 लोग बचे अब, नंदी धुरजती, नंदी धुरजती, राइमिंग बन रही है ना, तो राइमिंग बना के याद कर लिया करो। पिंगाली तेनाली हो गए, अल्लाह मल्ला अयल्ला हो गए, नंदी धुरजती हो गए, ठीक है। और बचे एक रामराज, रामराज आ गया इन लोगों के होने की वजह से। ऐसे कुछ करके अब इनके नाम अगर आपको ऑप्शन में दिखेंगे तो भूलोगे तो नहीं, ऑप्शन देख के तो याद आ जाएंगे ना। अगर नाम रटना क्यों है, रटने के लिए थोड़ी बैठे हैं, नाम बस आपको ऑप्शन देख के याद आ जाना चाहिए कि हाँ पिंगाली तेनाली तो थे, ठीक है, अल्लाह मल्ला अयल्ला तो थे, ऐसे करके फटाक से आपको याद आना चाहिए, राइट। कृष्णदेव राय के टाइम के कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स भी देख लो, जैसे अमुक्त माल्यदा, ये तो इन्होंने खुद ही लिखी थी, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, इसको मैं नहीं बोल सकते। कोई राजा अगर खुद कोई किताब लिख रहा है तो उसका तो नाम पता होना चाहिए। इट्स अ तेलुगु मास्टरपीस रिटन बाय हिमसेल्फ। नेक्स्ट इज लिज्जते सिकंदर शाही, ये गाने की एक किताब थी उस टाइम पे, ठीक है। और ट्रांसलेशन ऑफ महाभारत किसने किया था? तेलुगु में महाभारत को ट्रांसलेट किसने किया था? ननन्या ने। तो उस टाइम के 2 बहुत बड़े ट्रांसलेटर्स थे, नन्या और टिकन्ना, इनका नाम याद रखना है। किसके टाइम पे थे? कृष्णदेव राय के टाइम पे। थोड़े फेमस है इसलिए बता रहा हूँ, नन्या और टिकन्ना, इन्होंने महाभारत को ट्रांसलेट किया था, राइट। तो नन्या और टिकन्ना ने तो तेलुगु ट्रांसलेशंस किए थे बहुत सारे संस्कृत टेक्स्ट के। जो सयान्या थे वो वैदिक टेक्स्ट पे कमेंट्री करते थे। वैदिक टेक्स्ट पे कमेंट्री कौन करता था? सयान्या। और नन्या और टिकन्ना क्या करते थे? महाभारत को ट्रांसलेट कर रहे थे। बाकी कल्याण मंडप वगैरह बनवाए गए थे इनके टाइम पे, ठीक है, विजयनगर किंगडम के टाइम पे। तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी याद रखना आप। नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ फिलॉसफी और उनके फिलोसफर्स के बारे में। तो इनको मैच करने को आ जाता है, इनके पता होने चाहिए, ठीक है। तो शुद्ध अद्वैत वल्लभाचार्य, कैसे याद रखोगे शुद्ध अद्वैत वल्लभाचार्य? शुभ लाभ, लाभ है ना, तो शुद्ध को शुभ कर लो और लाभ कर लो, शुभ लाभ बोलते हो ना, शुभ लाभ कई बार लिखा रहता है ना शादियों के पहले दरवाजे पे, गेट वेट पे, तो बस शुभ लाभ, शुद्ध अद्वैत वल्लभाचार्य। ज़्यादा सोचना नहीं है, बस याद करने से मतलब है। द्वैतवाद किसने लिखा? माधवाचार्य ने। तो माधव क्या थे? देवता थे ना, माधव मतलब देवता, माधव देवता, माधव देवता, ऐसे याद रखना। निम्बारकचार्य ने क्या लिखा? द्वैत अद्वैतवाद की फिलॉसफी दी, ठीक है। निम्बारकचार्य ने द्वैत अद्वैतवाद की दी। तो अब यहाँ पे द्वैत अद्वैत दोनों आ गए, कैसे याद रखोगे? अगर कोई आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि नींबू में कौन सा विटामिन होता है, तो आपको बोलना है सी, डी नहीं बोलना है, वरना एग्ज़ाम फिर से देना पड़ेगा, वेट एंड वेट हो जाएगा आपका, ठीक है। गलत हो जाएगा ना तो आप एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होगा, फिर आप करोगे वेट एंड वेट। इसलिए जब नींबू कोई पूछे तो विटामिन सी बोलना, डी नहीं। बस इस ट्रिक से आप इसको याद रख लो, राइट, वरना आपको वेट एंड वेट करना पड़ेगा। रामानुजाचार्य ने विशिष्ट अद्वैत की फिलॉसफी दी थी। तो राम जी किसके अवतार थे? विष्णु जी के अवतार थे। इतना सिंपल सा होता है, इसमें आप भूल जाते हो पता नहीं कैसे, तो इसको ट्रिक बना के याद कर लो फटाक से।
बाकी ये 12 ज्योतिर्लिंगास हैं शिवा के, कहाँ कहाँ हैं याद रख लो, क्या पता मैच करने आ जाए, ठीक है। तो याद रखना उत्तराखंड में एक ही है, पहले दो थे, उत्तर प्रदेश अलग हो गया उत्तराखंड, तो एक रह गया उत्तर प्रदेश में। विश्वनाथ उत्तर प्रदेश में है, उत्तराखंड में केदारनाथ है, नाम एक जैसे है ना, विश्वनाथ केदारनाथ। तो याद रखना ये वाराणसी में विश्वनाथ है और उत्तराखंड में केदारनाथ है। बाकी झारखंड में एक है वैद्यनाथ, एमपी में दो हैं, महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर, ये सबको पता होते हैं एमपी वाले, राइट, उज्जैन में। बाकी गुजरात में भी दो हैं, नागेश्वर और सोमनाथ। सोमनाथ ज़्यादा फेमस है, नागेश्वर उतना किसी को नहीं पता होता, द्वारका वाला है। बाकी महाराष्ट्र में हैं तीन, त्रयंबकेश्वर जो बहुत फेमस है नासिक वाला, दृष्णेश्वर और भीमाशंकर, ये महाराष्ट्र में 3 ज्योतिर्लिंग हैं। आंध्र प्रदेश में भी एक है मल्लिकार्जुन स्वामी और तमिलनाडु में एक है रामेश्वरम, बहुत फेमस। तो ये 12 ज्योतिर्लिंग कहाँ कहाँ कौन से हैं, मैच करने को भी आ सकते हैं, तो आपको पता होने चाहिए। सूफीज़म के बारे में कुछ की कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए, जैसे कि खानखा। खानखा क्या होता है, सूफी सेंट्स का रेसिडेंशियल प्लेस होता है, मतलब रेसिडेंशियल प्लेस मतलब जहाँ वो खाना वाना खाते हैं, तो खानखा खाना वाना खाने वाला रेसिडेंशियल प्लेस, अपने घर में ही खाना खाएंगे ना, तो ऐसे याद रखना। समा मतलब वही समा, जैसे सामवेद में म्यूज़िक होता है, समा मतलब सूफी म्यूज़िक, ठीक है, सूफी सेरेमनी इन्वॉल्विंग म्यूज़िक। शेख मतलब अ टीचर और गाइड इन सूफीज़म, सूफीज़म में अगर कोई टीचर है तो उसको शेख बोलते हैं। उलेमा मतलब इस्लामिक लॉ का जानकार, उलेमा, राइट। अब फटाफट से मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में देख लेते हैं। मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स को देख लो, ठीक है। प्रोविंसेस, सूबा, सूबा बोलते थे, इसको गवर्न कौन करता था, सूबेदार, मुगल्स का बता रहा हूँ, ठीक है, सल्तनत का हमने पहले देख लिया। अब डिस्ट्रिक्ट होती थी सरकार, ईस्ट सूबा को सरकार में डिवाइड किया गया था, जैसे एक कोई प्रोविंस है उसको कई सारे ज़िले में बांटा जाता है ना, तो ज़िले को बोलते थे सरकार, ठीक है। और सब डिवीज़न को बोलते थे परगना, यानी कि महल। तो सरकार को और ज़्यादा डिवाइड किया जाता था महल्स में या परगनाज में। तो ये बेसिक एडमिनिस्ट्रेटिव डिज़ाइन थी मुगल्स के टाइम पे, राइट। मुगल्स के टाइम पे कुछ इंपॉर्टेंट डिजिग्नेशन थे, जैसे फौजदार। फौजदार क्या, मिलिट्री कमांडर, सिंपल है, इसको कोई ट्रिक तो नहीं, फौजी मिलिट्री, राइट। अमल गुजार, अमल गुजार मतलब रेवेन्यू ऑफिसर, जो कि लैंड रेवेन्यू वगैरह कलेक्ट करता हो। तो याद कैसे रखोगे, रेवेन्यू के बिना गुजारा नहीं हो सकता, रेवेन्यू के बिना गुजारा नहीं हो सकता, अमल गुजार रेवेन्यू ऑफिसर। काजी जुडिशल ऑफिसर, ये तो पता ही है कि मुस्लिम्स में काजी ही बोलते हैं जुडिशल ऑफिसर्स को, ठीक है, जो निकाह वगैरह करवाते हैं जुडिशल ऑफिसर्स काजी होते हैं। बाकी सिटी पुलिस चीफ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग ऑर्डर, कोतवाल, ये तो नाम से पता लग रहा है कोतवाल हैं तो यही करेंगे। रिकॉर्ड कीपर एंड क्लर्क, क्लर्क हैं तो इनका नाम था बिटिकची, क्लर्क बिटकॉइन कलेक्ट कर रहा है, ऐसे याद रख लेना, क्लर्क बिटकॉइन कलेक्ट कर रहा है, ठीक है, ऐसे याद रख लेना। बाकी खजानदार, ट्रेजरर, जिसका ट्रेजरी जिसके पास हो, खजाना जिसके हाथ में हो, तो खजानदार मतलब खजाने वाला, ट्रेजरी वाला इंसान। तो ये की ऑफिशियल्स हो गए मुगल्स के टाइम पे। नेक्स्ट, मुगल्स के टाइम पे कुछ की डिपार्टमेंट्स और उनके ऑफिशियल्स देख लो, ठीक है। जैसे मीर बख्शी थे, मीर बख्शी क्या करते थे, ही वॉज द हेड ऑफ मिलिट्री डिपार्टमेंट, ये तो ईजी है, सबको पता होता है, मीर बख्शी वॉज हेड ऑफ मिलिट्री डिपार्टमेंट, नाम से भी मी मिलिट्री डिपार्टमेंट, ठीक है ना। और ये क्या करते थे, सोल्जर्स की सैलरीज को फिक्स करते थे, याद रखना, सैलरी देने का काम दीवाने तन का होता था, ये सैलरी फिक्स करते थे सोल्जर्स की, क्योंकि ये हेड ऑफ मिलिट्री डिपार्टमेंट थे ना, तो सैलरी भी यही फिक्स करेंगे। और जो सर्टिफिकेट बनाते थे उसका नाम होता था सरखत, सरखत यानी सैलरी फिक्स, ठीक है, सरखत सैलरी फिक्स, ऐसे याद रख लो, ठीक है ना। और बस इतना याद रख लेना इसको कि मीर बख्शी क्या थे, मिलिट्री डिपार्टमेंट के हैक थे, सैलरी फिक्स करते थे और सरखत सर्टिफिकेट बना देते थे, सरखत। दीवानी तन क्या थे, दीवाने तन वॉज द पे मास्टर, जो कि सैलरी देते थे किसको, सोल्जर्स को। दीवाने तन उनको सैलरी देते हैं जो अपने तन तन से सेवा करते हैं अपने देश की। तन से सेवा कौन करता है, सोल्जर्स करते हैं ना, अपने तन का इस्तेमाल करते हुए, तो उनको धन देने का काम करते थे दीवाने तन, ठीक है। एक दीवाने थे जो तन से सेवा करने वालों को धन देते थे, राइट, सैलरी। तो पेमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसबर्सिंग सैलरीज टू सोल्जर्स। अहादी सोल्जर्स, ये पर्सनल गार्ड होते थे एम्परर के, जिसको वो खुद रिक्रूट करते थे एम्परर। तो अहादी नाम से क्या लग रहा है, पर्सनल गार्ड यानी बॉडी गार्ड, तो बस बॉडी गार्ड बोल नहीं सकते, तो अहादी अहादी गार्ड बोल रहे हैं, अहादी गार्ड बॉडी गार्ड, एक तरह से एम्परर का पर्सनल है, राइट, और रिक्रूट डायरेक्टली एम्परर ही कर रहे हैं, तो इस तरह से याद रखना। दाखिली सोल्जर्स, सोल्जर्स को दाखिल करने वाले, दाखिल तो एम्परर डायरेक्टली कर रहा है, दाखिल कर ले रहा है एम्परर, लेकिन यहाँ पे बॉडी गार्ड नहीं बना रहा, अहादी सोल्जर नहीं बना रहा है, दाखिल एम्परर ने डायरेक्टली किया है, बट ये मनसबदार्स को सौंप दे रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ें याद रखना है इनके बारे में।
और एक चीज़ देखना कि मुगल्स के टाइम पे अकबर ने जाट और सवार का डुअल सिस्टम स्टार्ट किया था। जाट मतलब एक रैंक और सैलरी होती थी मनसबदार की, ठीक है, और सवार मतलब कि एक मनसबदार के अंडर में कितने कैवलरी मैन आ रहे हैं वो। तो जाट सवार कॉन्सेप्ट याद रखना कि अकबर ने स्टार्ट किया था। बांटाई सिस्टम क्या था? अ सिस्टम ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन वेयर द रियल प्रोड्यूस वर डिवाइडेड विद इन द स्टेट एंड द पेजेंट्स। स्टेट और पेजेंट्स के बीच में प्रोड्यूस को बांटना, यानी कि बटाई सिस्टम, बांट दे रहे हैं, ठीक है। बस इतना सा याद रखना है इसके बारे में। मददी मैश ग्रांट्स, यानी कि जो भी रिलीजियस स्कॉलर्स को लैंड का ग्रांट कर दिया था उसको मददी मैश बोलते थे। बस इतना चीज़ बस आपको याद रखनी है। इसको सयूरा गल भी इसी चीज़ को बोलते थे। तो इतना थोड़े से फैक्ट्स रेवेन्यू से रिलेटेड याद कर लेना। बाकी अकबर के टाइम पे कुछ कॉइन्स इशू हुए थे जिसपे राम और सीता की फिगर बने हुए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना। ऐसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं अब। और इन्होंने, अकबर ने रुपया का इंट्रोडक्शन किया था पहली बार। सिल्वर कॉइन को रुपया बोलते थे और दाम बोलते थे कॉपर कॉइन को, ठीक है। आज बोलते हो ना क्या दाम है, तो वो कॉपर कॉइन होता था अकबर के टाइम पे, और रुपया सिल्वर कॉइन होता था अकबर के टाइम पे। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि आपको पता होने ही चाहिए। इसकी कोई ट्रिक तो बनानी है नहीं, तो सिंपल चीज़ें हैं, एक बार पढ़ के ही याद हो जा रही हैं। तो जहांगीर की बात करें तो जहांगीर ने अपने पोर्ट्रेट बनाए थे होल्डिंग अ कप ऑफ अल्कोहल। उनके कॉइन्स से बना दिया कि जहांगीर अल्कोहल का कप पकड़े खड़े हुए हैं। तो ये जहांगीर का था। और कुछ जहांगीर के कुछ कॉइन्स पे नूरजहाँ का नाम भी है। तो ये सब चीज़ें याद रखना है इनके बारे में। बाकी मुग़ल के लिटरेचर को फटाफट देख लेते हैं। मुग़ल के लिटरेचर को देखेंगे, सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट है वही देखेंगे, ठीक है। मजमाउल बहरैन किसने लिखा? दारा शुको ने लिखा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आएगा, मतलब कैसे याद रखोगे इसको? मजमाउल बहरैन, दारा शुको याद कैसे रखोगे? कि कोई पूछ रहा है आपसे बाहर आएँ, तो आप बोल रहे हो नो मत आओ। तो पूछे वाई, बोलते हैं डरे हुए हो तुम इसलिए मत आओ, ठीक है। तो ऐसे आता है कि कोई पूछे बाहर आएँ क्या, तो बोलते हैं नहीं, बोलते क्यों? क्योंकि आप डरे हुए इसलिए बाहर मत आओ। सिंपल सा क्वेश्चन, तभी पूछ रहे हो बाहर आए, वरना आ जाते, पूछ क्यों रहे हो? डरे हुए तभी नहीं तो डरा हुआ है इसलिए बाहर आए पूछ रहा है कोई आदमी, ठीक है। डरा हुआ है तो पूछ रहा है बाहर आए, राइट। ऐसे करके याद रखना। तो बहरैन, दारा शिकू। नेक्स्ट ताजुल मसीर तो हमने देख लिया था, मासी से बात कर रही हैं अम्मी, तो उनको हंसी आ रही है, राइट। आलमगीर नामा, काजिम, ठीक है। तो कैसे याद रखोगे? आप अलार्म लगा लेते हो क्योंकि मुझे कल जिम जाना है, कल जिम जाना है इसलिए मैं अलार्म लगा रहा हूँ। अलार्म कल जिम, अलार्म कल जिम, बस इतना सा याद रखना है। और ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे देखते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट है। दिस वन, पशानामा अब्दुल हामिद लाहौरी ने लिखा है, ठीक है। अब जब पार्टीशन हुआ तो लोग अपने पद पे चल के, मतलब पैरों से चल के तो जा रहे थे ना लाहौर वगैरह, तो बस पशा लाहौरी। पार्टीशन हुआ इंडिया पाकिस्तान, तो लाहौर से लोग पैदल चल के इधर उधर हो रहे थे। तुजुकी बाबरी, बाबर ने लिखी, नाम से पता लग रहा है। तारीख़ शेर शाही, ये अब्बास खान शरवानी ने लिखी। तो याद कैसे रखोगे? शाही शेरवानी याद कर लो, शाही शेरवानी, ठीक है। बाकी हुमायूं नामा, गुलबदन बेगम हमने देख ही लिया। तो ये कुछ बुक्स एंड ऑथर्स हो गए। तो मेरी तरफ से मुझे इतने फैक्ट्स आपको याद करवाने थे एंशियंट और मेडिवल हिस्ट्री में, ठीक है। अब अगर आपको लगता है कि कुछ और ऐसे फैक्चुअल चीज़ें हैं जो आपको याद करने में परेशानी होती है, फॉर एग्जाम्पल मराठास में कुछ फैक्चुअल चीज़ें होंगी, तो आप कमेंट में बताओ कि अगर ऐसी दिक्कत है कोई, या कोई और चीज़ें, फॉर एग्जाम्पल मुगल सल्तनत एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ चीज़ें नहीं याद हो रही हैं, तो लेट मी नो, आई विल मेक ट्रिक्स फॉर देम एज वेल, ठीक है। आई हैव एक्सपर्टीज इन दिस, आई कैन मेक ट्रिक्स ऑफ एनीथिंग। तो ये आप मुझे बताना, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर दिस। अगर आपको आर्ट एंड कल्चर का वीडियो चाहिए ट्रिक्स वाला, तो कमेंट में मेंशन करो। जो चीज़ों की कमेंट में डिमांड ज़्यादा रहेगी वो चीज़ें पहले लगी जाएंगी, तो कमेंट करना मत भूलना, ठीक है। और आपको ट्रिक्स कैसी लगी ये भी बताना। और एग्ज़ाम पास आ रहा है, अच्छे से पढ़ो। ऑल द बेस्ट फॉर प्रिपरेशंस। थैंक यू।